जितना भी पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था वालेकुम सलाम। बस कट रही है। वो हमने जो है ना वो देख लिया था। और जैसे कि मैंने कल कहा था कि नेक्स्ट हम नया चैप्टर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों ने कहा था कि सर डाटा स्ट्रक्चर करें। ठीक है जी, हम डाटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, पहले तो एक ये बात मेरी सुन लें कि ये सब्जेक्ट जो है ना, जैसे ऊब में आप लोगों ने बीच में कोई इशू बना दिया था कि सर कोड्स ना करवाएं, ये ना करवाएं, वो ना करवाएं। तो ये बिल्कुल आप पे है, आप लोगों पे। आप लोग इस सब्जेक्ट को कैसा करना चाहते हो? मतलब अगर आप सब्जेक्ट या विद कोड करोगे ना, ये बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। मैं इसका अभी आउटलाइन दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत लंबा कोर्स। तो इनमें से आपके पास ओपन चॉइस है। आप लोग जैसे कहोगे मैं वैसे इसको पढ़ा दूंगा। आप सिर्फ ड्राई रन से कहोगे मैं ड्राई रन से करवा दूंगा, क्योंकि आप लोग भी ठीक कहते हो कि क्योंकि सर एमसीक्यूज या रिटर्न कह लोगे टेस्ट में, स्क्रीनिंग टेस्ट में कोई कोड तो आता नहीं। आपकी बात ठीक है। और दूसरी बात है कि मैं आपको कोर्स आउटलाइन दिखा देता हूँ। उनमें से जो आपको लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए तो मैं वो पढ़ा देता हूँ। अगर आप कहोगे कि सर सारा पढ़ना है तो सारा आप देख लोगे, बहुत लंबा कोर्स है इसका। ये लो जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीजें हैं जिसमें देखें जो मेन मेन टॉपिक्स हैं। जैसे आपको पता है कि हर सब्जेक्ट स्टार्ट होने से पहले मैं सिर्फ उसकी मेन चीजें बताता हूँ। बाद में हम डिक करते हैं कि इस कोर्स के अंदर हमने कितना कितना ज्यादा ज्यादा पढ़ना है। तो ये देख लें जी, ये चीजें वो हैं जो डाटा स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़नी है। तो देखिए जी, पहला तो है कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। जो लोग, जिन लोगों ने आज नया ज्वाइन किया, जो ऊप का सेशन नहीं ले सके, उनके लिए आज का लेक्चर मैंने शामिल किया है, ताकि जो हम आगे जितने भी हम डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो रेपिटेडली यूज होंगी। अगर वो उन्हें क्लियर नहीं है तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, अपने अंदर, कि वो उनको समझ नहीं आएंगी। तो ये आज का लेक्चर स्पेशल उन लोगों के लिए है, ताकि मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि मुख्तलिफ कंसेप्ट हैं सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के, जो डाटा स्ट्रक्चर, कोई भी डाटा स्ट्रक्चर है उसमें यूज होंगे, ताकि उनके बारे में वो फेमिलियर हो, आगे जाते हुए हमें आसानी हो। अच्छा, इसके बाद इंट्रोडक्शन होगा कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं, क्यों जरूरी हैं, क्या इनका काम होता है। ये बातें मैंने आपको डीबीएमएस पढ़ते हुए भी बताई थी कि डीबीएमएस का काम होता है हार्ड डिस्क के अंदर डाटा को मैनेज करना, मैनुपुलेट करना। लेकिन जैसे ही डाटा आप, क्योंकि हमने इंडेक्सिंग के दौरान ये चीजें पढ़ी थी कि उठा के उसको रैम के अंदर लेके आते हो, और जब एक दफा रैम के अंदर आ जाता है तो डीबीएमएस के जितने भी सॉफ्टवेयर उनका काम खत्म हो जाता है। रैम के अंदर जो डाटा को मैनिपुलेशन होती है, जितनी भी मैनेजमेंट होती है, क्या डाटा उठा के लाना है, कैसे उनको मैनिपुलेट करना है, सॉर्टिंग करनी है, जो भी करना है, जो जितने भी हम काम देखेंगे वो सारे का सारा डाटा स्ट्रक्चर्स करते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर आपने याद रखना है कि वो सिर्फ रैम के अंदर डाटा को मैनिपुलेट करेंगे, हार्ड डिस्क के अंदर या सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर उनका कोई काम नहीं है। तो हम इन सारे इंट्रोडक्शन में थोड़ा 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 देखेंगे क्या। अच्छा, उसके बाद जो मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो रिकर्जन से होगा। हम रिकर्जन देखेंगे, क्या टेक्निक्स हैं, कौन कौन से ऐसे डाटा स्ट्रक्चर हैं जो रिकर्जन का यूज करते हैं। अच्छा, फिर आगे हम अरे एज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप देखेंगे। आप लिखो, देख रहे होंगे अरे एडीटी। अरे जो अलग है, जो आप लोग और मैं लोग पढ़ते हैं वो अलग चीज है। तो एक जो हम एज एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप पढ़ते हैं वो अलग चीज है। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या होता है वो भी हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक में देखेंगे जब हम अरेज को शुरू करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रिंग को देखेंगे, सी स्ट्रिंग कह लें या सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग्स हैं, वो कैसे वर्क करती हैं, कौन कौन से एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं, किस तरह के डाटा को वो मैनिपुलेट करती हैं। फिर उसके बाद लिंक लिस्ट को हम देखेंगे, जितनी भी हो सकी, जितनी भी टाइप्स हैं हम थोड़ा थोड़ा लाजमी टच करेंगे, क्योंकि इसमें से पूछ लिया जाता है। और फिर जो मेन जहाँ से आप लोग स्टार्ट करते हो डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना, वो आप डायरेक्ट स्टैक से करते हो। स्टैक ठीक है कि आप अपने आप में एक प्रॉपर डाटा स्ट्रक्चर है, लेकिन जब तक आपको अरेज नहीं पता होंगी या लिंक लिस्ट नहीं पता होगी, आप स्टैक को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह क्यू का हिसाब है, क्यू को भी आप अरेज के थ्रू ही इंप्लीमेंट करते हो। अगर आपको अरेज में कोई भी मसला है तो आप स्टैक और क्यूज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। और उसके बाद ट्रीज। ट्रीज अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा है कि हम अगर हफ्ता भी लगाए ना ट्रीज खत्म नहीं होंगे। मतलब एक तो बिल्कुल सिंपल से ट्रीज हैं जो आप लोग पढ़ते हो, बाइनरी ट्री हैं जी, ठीक है, उसमें से बीएसटी पढ़ ली और दैट्स इट। लेकिन हमने एक दो ट्रीज हमने पहले ही पढ़ा है, एम वे सर्च ट्रीज पढ़ी है, वो भी एक कह लो कि बाइनरी सर्च ट्री भी उसकी एक एक्सटेंशन थी। फिर जो अक्सर पूछ लिया जाता है जिन जिन ट्रीज के बारे में, जैसे 2020 के स्क्रीनिंग टेस्ट में आया हुआ था एवीएल ट्रीज, कि उसका हाइट कैसे निकालते हो आप, हाइट डिफरेंस कैसे निकालते हो, एक क्वेश्चन आया हुआ था। इस तरह रेड ब्लैक ट्री है, वो भी आजकल बड़े ट्रेंडिंग में है, उनके बाद उनसे भी पूछ लिया जाता है। फिर हीप, हीप अपने आप में एक छोटा टॉपिक है, वो एक लेक्चर में कवर हो सकता है। ग्राफ्स, ग्राफ्स में तो मतलब जितना इसके साथ आप कह सकते हो ना, इसको फैला लो, आप फैला सकते हो। ग्राफ्स बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें से मतलब अगर हम एल्गोरिथम, इसलिए मैंने जो है ना सब्जेक्ट को अलग रखा है, ताकि क्योंकि बहुत सारे एल्गोरिथम ऐसे हैं जो ग्राफ पे काम करते हैं और वो कभी भी हम इस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ सकते। तो सिर्फ हम इस सब्जेक्ट में ग्राफ को पढ़ेंगे। जब एल्गोरिथम हम शुरू करेंगे फिर ग्राफ के जितने भी एल्गोरिथम्स होंगे तो हम इंशाल्लाह उसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। फिर सॉर्टिंग टेक्निक्स है। अब सॉर्टिंग टेक्निक्स बेपनाह है। मतलब मैं भी कोशिश करूंगा कि 10-12 तो मैं भी इस चैप्टर में जो है ना या इस सब्जेक्ट में आप लोगों को करवा दूं।
सॉर्टिंग टेक्निक्स। और करवाने से मुराद ये नहीं कि सिर्फ मैं बता दूंगा ये कैसे काम करती है। जो मेरा मेन मकसद होगा सॉर्टिंग टेक्निक्स बताने का आपको, कि स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं किसी सॉर्टिंग टेक्निक की। एक, अब जब आप ये चीजें पढ़ोगे कि स्टेबिलिटी क्या होती है, इन प्लेस क्या होता है, जब आपको पता लगेगा। और आप इंशाल्लाह एक दफा ये कर लेंगे ना, चलता हुआ ड्राई रन होता हुआ देख लेंगे, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि स्टार्टिंग में आप कोई भी आपसे पूछ लेता है कि कौन सी इन प्लेस है, कौन सी स्टेबल है, कौन सी स्टेबल नहीं है, क्या इनकी हिसाब किताब है। इंशाल्लाह आप लोगों को सारा क्लियर हो जाएगा। तो जितनी भी फेमस फेमस सॉर्टिंग टेक्निक्स है वो तो हम जरूर पढ़ेंगे। और फिर हैशिंग है, क्योंकि हैशिंग भी आप डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हो, हैश डाटा स्ट्रक्चर, और उसके अंदर जितनी हैशिंग की टेक्निक्स है, प्रॉबिंग वगैरह है, जो भी है वो भी आप लोगों को कम से कम नजर से गुजरी होनी चाहिए। तो आप देख लो ये कितना लेंथी टॉपिक, कितना लेंथी सब्जेक्ट है। अब इसमें से आपके पास ओपन चॉइसेस है, आप क्या इसमें से पढ़ना चाहते हो, क्या नहीं पढ़ना चाहते, या सारा पढ़ना चाहते हो। वन बाय वन जिसकी जो भी समझता है कि वो उसको अपनी राय पेश करनी चाहिए तो कर सकता है इसको शुरू करने से पहले। सर बेसिकली आप बेहतर समझते हैं कि हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कितने एक इम्पोर्टेंट है, मतलब उसमें कितनी डिटेल में हमने जाना है, तो आप उसी के लिहाज से करवाएं। मैं तो करवा दूंगा, लेकिन कुछ बच्चे फिर इतराज करते हैं। जैसे उम्मीद आपने देखा होगा कि 2-4 बच्चों ने काफी अच्छा खासा शदीद किस्म का जो है ना, उन्होंने इतराज किया कि सर आप क्यों कोड करवा रहे हैं जब ये कोड आता ही नहीं। तो सर इसी के लिए वो मैंने कहा कि आप अगर लोग किसी को इतराज है तो वो क्लास स्किप कर दिया करें उस दिन की ना। अगर किसी को लग रहा है कि ये चीज़ हमें आती है या ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं तो वो क्लास स्किप कर दें, सिर्फ अपने हैंड आउट से देख लें या स्लाइड्स को एंड पे पढ़ लें। ऐसा तो नहीं उस्मान, खैर इतना शदीद तो हम किसी को नहीं कह सकते, जाहिर है उन्होंने भी पे तो किया है इसलिए वो क्लास में है। हमने सबको साथ लेके चलना है। चलो मैं कोशिश करूँ कि मैं कोई इंशाल्लाह इनकी बीच की राह निकालूं, इनको मैं थोड़ा सा शार्ट कर सकूं। तो कम से कम ड्राई रन में आप लोगों को करवा दूं, ताकि जो है ना ड्राई रन में आपको मसला ना हो किसी भी, या कम से कम मैं फास्ट ये सूडो कोड कह लो कि वो मैं करवा दूं, ताकि आप किसी भी लैंग्वेज में उसको ढालना चाहें तो वो आपके लिए ईजी हो। और डेटा स्ट्रक्चर आपने सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना कि आपने पीपीएससी को क्लियर करना है। ये सब्जेक्ट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मतलब अगर आपने किसी प्राइवेट फर्म में भी जॉब लेनी है ना, आप अगर आप कोई भी बंदा में से किसी ने सॉफ्टवेयर हाउस के लिए कोई इंटरव्यू दिया है, किसी इंटर्नशिप के लिए वैसे वो गया है, तो उसको पता होगा कि सबसे पहला सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है वो डाटा स्ट्रक्चर है। आप प्रोग्राम आप अगर दावा करते हो कि मैं प्रोग्रामर हूं, तो सबसे पहले वो आपको ये चेक करते हैं कि आपको डाटा स्ट्रक्चर के बारे में कितना इल्म है, कि किस सिनेरियो में आप कौन सा डाटा स्ट्रक्चर लगाओगे। वो डाटा स्ट्रक्चर एक, मतलब मैं कह सकता हूँ कि कंप्यूटर साइंस की ना, आप कह लो कि कोर है। अगर ये आप चीज को आपको समझ आ गई ना, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको ऑटोमेटिकली कह लो कि आपके कंसेप्ट जो है उनके बारे में क्लियर हो जाते हैं कि हाँ यार ये सब्जेक्ट से बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं। वो आप आगे चलोगे आपको समझ आएगी कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चलें जी, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट। सर सर जी कॉन्सेप्ट प्लस ड्राई रन काफी है, इतना ड्राई रन लाजमी होना ठीक है, चाहिए। ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह हम ऐसे ही करेंगे, कोड इसमें हम नहीं करेंगे तो, लेकिन मैं आप लोगों को बता जरूर दूंगा तक कि फलां चीज वर्क कैसे कर रही है। तो देखें जी, आज के लेक्चर में जो हमने चीजें पढ़नी है, जो जिन्होंने मतलब पहले पढ़ी हुई हैं। सर यहाँ पे एक चीज तो स्टार्ट से पहले मैं कहूंगा कि सर जो उसका एक्सटेंड हो है, जो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ी आपने बता देनी है। बेसिक जैसे हम उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं या उसको लगाते कैसे, बाकी कोड को अगर आप रहने दें तो ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, पहले हम अरेज को देखेंगे। अरेज में सिर्फ आज सिर्फ ओवरव्यू दूंगा कि क्या होता है। जो हमने अरेज के बारे में बहुत सारी डिटेल पढ़नी है, वो जब इसका टॉपिक आएगा हम इंशाल्लाह तब देखेंगे। सिर्फ आपको ये पता हो, क्योंकि आगे यूज होंगी ना, कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक या कोई भी आप लगाओगे, वो अरेज में आप लगाओगे तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि क्या होती है, अगर जब तक हम ओरिजिनल टॉपिक पे नहीं भी पहुंचते। फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, जैसे क्लासेस होती हैं। सी में चूंकि क्लासेस नहीं थी, तो वहाँ पे अगर आपको कोई यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाना तो आपके पास स्ट्रक्चर हुआ करते थे। तो हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर भी आगे हमारे पास यूज होंगे। फिर हम जो पॉइंटर्स हैं, ये मैंने बहुत डिटेल्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बताए थे कि पॉइंटर्स क्या हैं। आज भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा कि पॉइंटर्स क्या हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा यूज होंगे ना, और किस मकसद के लिए हम यूज करेंगे ये भी मैं हल्का सा बता दूंगा। फिर एक नई चीज आप लोगों के लिए होगी रेफरेंस। जैसे लोग कह रहे होते हैं कि सर आपने तो जावा पढ़ी है, जावा में पॉइंटर्स नहीं होते, रेफरेंस होते हैं। तो अब जावा मैंने इतनी डिटेल में तो नहीं पढ़ी, लेकिन क्योंकि सी प्लस प्लस में भी एक रेफरेंस का कंसेप्ट होता है। अब मुझे नहीं पता वो कितना वेरी करता है जावा के कंसेप्ट से, लेकिन जो सी प्लस प्लस में रेफरेंस का कंसेप्ट है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। फिर हम पैरामीटर पासिंग को देखेंगे, पास बाई वैल्यू, पास बाई रेफरेंस। और जिसको आप पास बाई रेफरेंस कहते हो वो एक्चुअली पास बाई एड्रेस होता है, कि आप एड्रेस पास कर रहे होते हो। पास बाई रेफरेंस जो है ना, आज आप लोगों को पता चलेगा कि समथिंग एल्स, वो कुछ नई चीज है, वो आज लोग आप देखोगे क्या चीज होती है।
फिर उसके बाद जो क्लासेस और कंस्ट्रक्टर्स हैं, ये भी क्योंकि हमें लिंक लिस्ट वगैरह में इंप्लीमेंट करते हुए काम आएंगे, तो इसलिए मैं इनको अभी डाल रहा हूँ कि अगर किसी ने ऊप का लेक्चर्स नहीं भी लिए तो उनको कम से कम बेसिक पता चल जाएगा क्लासेस और कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो चलें जी हम रेस से शुरू करते हैं। हाँ जी बताएं क्या होती है रेस? कंजैक्टिव मेमोरी सर लोकेशन कंजैक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं ठीक है विद द ठीक सेम है डाटा टाइप। ठीक है डाटा टाइप सेम होती है और सेम टाइप के वेरिएबल जो है स्टोर करवाए जाते हैं। जैसे एक ही होती है जगह स्टार्टिंग ज़्यादा से जीरो शुरू होती है उसकी। ये क्यों यूज करते हैं जी हम रेस को? क्यों यूज करते हैं? अगर हम मैं जो कहूँ कि मैं लेट्स से 10 वेरिएबल्स की अरे बना रहा हूँ, तो मैं 10 वेरिएबल्स क्यों नहीं बना लेता मेमोरी में? जगह तो वे कितनी लेगी, तो क्यों अरेज को मुझे क्यों जरूरत पड़ जाती है? सर एक तो ये कंजैक्टिव होते हैं ना सारे एक ही जगह पे। ठीक है दूसरा इनको एक्सेस करना आसान हो जाता है कि उनकी इंडेक्सिंग के साथ। अच्छा, थोड़ा सा और मजीद इसमें डिग करें। बाकी इनको अपडेट करना जरा इजी होता है, फिर इस तरह एक्सेस करना चलें इजी सर, होता है। जब मैं आइडिया ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना इंटरव्यूज में प्रिपेयर रहा करें, वो कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर अरेज क्यों जरूरी है? आप सारा कुछ ठीक बता रहे हो, लेकिन आप अभी एक नए तरीके से इसको पढ़ोगे कि यार ये क्यों जरूरी है हमारे लिए। अच्छा देखो, जो इसमें लिखी लिखाई चीजें हैं, जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे, बनाते हुए लिखी थी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर हम इसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। वही जो आप जैसे आप लोगों ने बताया डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, दैट इज यूज टू स्टोर। अच्छा, ये आपने ये नहीं करना कि हम अरेज डाटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने लगे, नहीं, क्योंकि अगली जो चीजें हैं ना इसी चैप्टर में, उसमें कुछ अरेज यूज होंगी। तो सिर्फ मैंने ये पे एक स्लाइड बनाई है ताकि सिर्फ आपको ये पता चल जाए कि अरेज होती क्या है। जो अरेज एडिटी हम पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, उसके सारे जितने भी फंक्शंस हैं, फंक्शंस तो नहीं कह सकते, ऑपरेशंस हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी उस तरीके से नहीं देखना कि अभी तो, बल्कि मैं आज के चैप्टर में या आज के कह लो के लेक्चर में डाटा स्ट्रक्चर से मुतालिक कोई भी चीज हम नहीं पढ़ने लगे। कल इसका जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है वो भी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ ये प्री रिक्विजिट्स आप देख लें। ठीक है जी, डाटा स्ट्रक्चर है दैट इज यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। आप लोगों की बात बिल्कुल ठीक है, काफी सारी चीजों सेम टाइप की हों, उनके वेरिएबल्स बनाने हो और लगातार एक ही जगह पे मुसलसल बनाने हो, कंटिग्यूअस वे में बनाने हो, रेज यूज करते हैं। ठीक है, इंडेक्सेस से हम इसके डाटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, आप लोग सबको पता है, और हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हैं, ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है, अच्छा एक बात, जो हम स्टैटिक अरे और डायनेमिक अरेज, आपको पता होगा कि कुछ अरेज हैं जो आप कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड कर लेते हो कि उनका साइज ये होगा, और कुछ ऐसे हैं जिनका आपको नहीं पता होता, तो वो आप रन टाइम तक के लिए डिले कर देते हो, उनको हम डायनेमिकली एलोकेट करवाते हैं। तो जो मैं बताने की बात ये है कि जो स्टैटिक अरेज हैं उनका जो साइज है कांस्टेंट होता है, उसको आप बाद में रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, अच्छा, एन अरे कैन हैव मल्टीपल डायमेंशंस। मल्टी डायमेंशंस अरेज भी हमारे पास होती हैं, 2 डायमेंशनल कह लो कि टेबल की फॉर्म में, 3 डायमेंशनल कह लो। इस पे भी हम जब एडीटी पढ़ेंगे थोड़ा सा बहुत इसको देखेंगे। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन अरे कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग द साइज ऑफ ऑपरेटर। ये कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखो कि साइज ऑफ एक ऑपरेटर है, सी लैंग्वेज में भी, C++ लैंग्वेज में भी, जिसको यूज करते हुए हम किसी भी अरेज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिटरमिन कर सकते हैं कि किस इस अरेज में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, इसकी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन देख लें जी, आप लोगों को सबको पता है, इसलिए मैं इसको जल्दी से निकालूंगा। कैसे किसने देखिए, मैं अभी मेरे पास आज सी का कंपाइलर है, क्योंकि पहले हम इसको सी में देखेंगे, तो सी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो देखें जी, जैसे आप लोग पढ़ते आए हो, जिस टाइप के अरे बनाओगे वो डाटा टाइप लिखोगे। लेट्स से कि मैं इंटीजर टाइप की बना रहा हूँ, ए और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। अब इसमें 2 तरीके होते हैं। अगर तो आपको मतलब यहाँ पे आप साइज दोगे, तो इसका मतलब होगा कि आपने एक अरे बनाई है जिसका नाम ए है और उसका साइज है 5, यानी कि उसमें 5 इंट वेरिएबल्स स्टोर करने की जगह है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे कंप्यूटर में एक इंटीजर जो है वो 2 बाइट ले रहा है, तो लाइन नंबर 4 जब भी कंपाइल होगी तो मेमोरी में 10 बाइट्स जगह कह लो कि ये लाइन जो है ना इसने घेर ली होगी। तो इस तरह करके जो है ना आप इसको डिक्लेयर करते हो। इनिशियलाइजेशन भी आप जहाँ पे इसको डिक्लेयर कर रहे हो वहां पे भी कर सकते हो। लेट्स से कि यहीं पे मैं एक नई अरे बना रहा हूँ और इक्वल साइन लगा के इसमें मैं 5 वैल्यू रखवा दूँ, तो यहाँ पे फिर जो 5 है ना ये ऑप्शनल हो जाता है। अगर आप यहाँ पे ये वाला 5 नहीं भी लिखते तो कंपाइलर को पता होता है कि जितने आगे वैल्यूज हैं उतने साइज की मैंने रेंज बनानी है, लेकिन हम फिर भी लिख देते हैं। तो इन 2 स्टेटमेंट्स में किसी को मसला है तो मुझे बता दें। ये सिर्फ डिक्लेरेशन है कि आपने अरे को डिक्लेयर कैसे करना है, और जो लाइन नंबर 5 है ये डिक्लेयर के साथ साथ इनिशियलाइज भी मैं इसको कर रहा हूँ। अच्छा, अरे को मैनिपुलेट करना है तो 2 तरीके हैं, या तो ये कि आप डायरेक्ट उसका
इंडेक्स दो, यानी कि मैं चाहता हूँ कि इस बी अरे के 3 नंबर वाले इंडेक्स में कोई वैल्यू रखवा दूं, तो मैं सिंपल उसको इंडेक्स दूंगा और उसमें कोई नई वैल्यू रखवा दूंगा, जो पहले वैल्यू पड़ी होगी 4 वो ओवरराइट होकर 9 हो जाएगी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है, आप पूरी अरे को एज अ होल मैनिपुलेट कर सकते हो, और वो जाहिर आपको पता है एक से ज्यादा इंडेक्सेस है इसमें, तो वो आप किसी ना किसी लूप से करोगे। जी भाई जी जी यार इंट B5 का मतलब ये नहीं कि इसमें 6 इंडेक्स हैं। नहीं, ये साइज है। इंडेक्स है 0 से 4 तक। हाँ, इंडेक्स 0 से 4 तक हो गए, इसका साइज बताया जा रहा है। ठीक ठीक है जी। यस सर। तो यहाँ पे जैसे आप सी में इसको मतलब स्टैटिक होगी सर ये स्टैटिक का भी मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे आप जो है ना सिंपल इसको BR5 को प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पे कोई वैल्यू भी रखवानी, मैं सिर्फ प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ किस तरह प्रिंट भी हो सकती है, और आप अगर कोई वैल्यू रखवाना चाहें तो वो भी रखी जा सकती है। ठीक है जी। तो देखो इसने, आज ये बताओ कि इसमें ये वैल्यू सर क्यों आज आई है। जी सर सर जी जी आज जी सर जी। दूसरों की सही आ रही है, आज आपकी आवाज सर नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन मतलब कोई ना आवाज तरफ सर दूसरों की तो आवाज सही आ रही है आज। मेरी नहीं आ रही। ठीक है सर आपकी। हम ठीक लोग आ रही वैसे है कोई सर। इशू बन गया होगा। ठीक है। तो अरेज आपने देख लिया कि अरे को डिक्लेयर करने का क्या तरीका है। लाइन नंबर 4 में मैंने डिक्लेयर कर दिया। इनिशियलाइज करने का मैंने तरीका बता दिया। मेंबर बाय मेंबर भी कर सकते हो, जैसे कि लाइन नंबर 6 पे ये बारी बारी कर लो, या अरे को बनाते वक्त भी आप उसको किसी भी कॉमा सेपरेटेड लिस्ट से इनिशियलाइज कर सकते हो, जैसे कि लाइन नंबर 5 में हुआ है। और एज अ होल आपने ट्रेवर्स करना है, मैनिपुलेट करना है, वो आप किसी ना किसी लूप के थ्रू करोगे, जैसे कि लाइन नंबर 7 से लेके लाइन नंबर 10 तक ये लूप जो है। अच्छा, एक बात मुझे यहाँ पे कोई बताएगा। अच्छा, यहाँ पे तो ठीक है, एक मिनट मैं इसको कमेंट करता हूँ सबर। ये मुझे बताओ कि एक मिनट, इसको भी थोड़ा सा भी मैं स्पेसिफाई कर लेता हूँ। लेट्स से कैसे बताओ जी, ये जो आउटपुट आ रही है ये ऐसे क्यों आ रही है। गार्बेज वैल्यूज क्या- पड़ी हुई है ना इसके अंदर। हाँ, ये याद रखना है। अगर आप अरे में आपने तो डिक्लेयर भी कर दी लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट उसमें गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ही अरे बनाओ तो उसमें वैल्यू लाजमी रखवानी है, बगैर वैल्यू रखवाए उसको मैनिपुलेट नहीं करना। लेट्स से आप कह दो कि इंडेक्स नंबर 3 को जो है ना, 2 को जो है उसमें +5 कर दो, तो आप तो ये समझोगे कि पहले 0 पड़ा है, +5 होके इसमें सिर्फ 5 आएगा। लेकिन ओरिजिनल देखो, इसमें एक कोई गार्बेज वैल्यू आ गई थी, अब इसमें +5 करोगे, ये पता नहीं क्या वैल्यू बन जाएगी। तो कभी भी अरे को इनिशियलाइज किए बगैर, बेशक आपके पास अभी कोई वैल्यू नहीं है तो उसमें 0 रखवा के उसको जो है ना इनिशियलाइज कर दो, लेकिन इनिशियलाइज लाजमी करना है, उसके बाद उस पर कोई मैनिपुलेशन करनी है। जब भी आप इसको यूज करोगे आप याद रखना, क्योंकि यही बात जो है ना यहाँ पे बताई गई है। डिक्लेयर करने का और इनिशियलाइज करने का तरीका मैंने यहाँ पे बता दिया। अच्छा, एक्सेस करने का तरीका भी इस तरह ही है। आप अरे का इंडेक्स दो, उसका नाम साथ लगाओ, तो वो उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये चीजें चूंकि हमने पढ़ी हुई है, इसको हम जल्दी से निकालते हैं। स्ट्रक्चर ऐसा है जो आप लोग में से काफी लोगों ने पहले पढ़ा होगा, भूले होंगे, इस पर हम थोड़ा सा लगा लेंगे। जी, क्या होता है स्ट्रक्चर, बताओ किसने स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट किया हुआ है, अपने हाथों से कोड किया हुआ है स्ट्रक्चर्स को। जी सर, काफी देर पहले किया था BS में। अच्छा, क्या होता है स्ट्रक्चर। सर स्ट्रक्चर भी ठीक है, फिर तो ठीक बता रही हैं आप। हाँ जी, कोई और बंदा बताया जी इसके बारे में सर मजीद। स्ट्रक्चर भी सारे सेम बोला करो क्लास की यार। तरह के हमारे पास होता है, लेकिन ठीक इसमें है। हमारे पास वो जो प्रोटेक्शन होती है ना डेटा की, जैसे हम पब्लिक को पढ़ा, प्राइवेट पढ़ा है, प्रोटेक्टेड पढ़ा है, इस तरह का आई थिंक जो है इसमें प्रोटेक्शन नहीं होती हमारे पास डेटा की। अच्छा, हाँ, एक आपने ठीक बताया कि जो क्लास के जितने भी डाटा मेंबर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, और जो स्ट्रक्चर्स के डाटा मेंबर हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, यानी कि आप उनको एक्सेस कर सकते हो। ये सारी वही बातें हैं जी सी में, क्योंकि यूजर डिफाइंड तो डाटा टाइप बनाने की जरूरत तो हर बंदे को पड़ती है, बेशक वो सी में कोड कर रहा हो। पुराने जमाने में जब तक C++ नहीं आई थी उसको भी जरूरत तो पड़ती थी, और बेशक वो आज के दौर में कोई C++ में कर रहा है, या जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको भी जरूरत पड़ती है, इसलिए वो क्लासेस वगैरह बनाता है। तो उस दौर में भी जरूरत तो सेम होती थी। तो उस वक्त चूंकि क्लासेस का कंसेप्ट नहीं था, तो स्ट्रक्चर्स थे कि सी जो लैंग्वेज थी इतनी फ्लेक्सिबल थी कि आपको जो है ना ये प्रोवाइड कर रही थी कि अगर आपने अपने हिसाब से कोई बनाना चाहो डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो आप उसको बना सकते थे। लेकिन वो था हमारे पास स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं इसको हम देख लेते हैं, इसको सी में ही देख लेते हैं। जितनी भी चीजें हम सी में कर सकते हैं वो हम सी में करते हैं, उसके बाद हम C++ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे।
तो देखिए जी मैंने सी का कंपाइलर ओपन कर लिया है। अच्छा, इसका सिंटैक्स देख लें डिक्लेयर करने का। स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है, C++ में भी सेम है और सी में भी सेम अगर कभी आ जाता है। तो जैसे क्लास एक कीवर्ड है, क्लास को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, तो स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होता है। उसके बाद जैसे क्लास का नेम हमने पढ़ा कि फौरी तौर पे आता है, इसी तरह स्ट्रक्चर के बाद फौरी तौर पे उसकी स्ट्रक्चर का नाम आएगा जो भी आप डिफाइन करो। लेट्स से कि मैं रेक्टेंगल नाम का जो है ना स्ट्रक्चर डिफाइन करने लगा हूं, और बिल्कुल उसी तरह जैसे क्लास के आखिर में कॉमा आता था तो आपने इसमें भी सॉरी स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना है, तो बिल्कुल स्ट्रक्चर के आखिर में भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना नहीं भूलना, वगैरह ये कंपाइल टाइम एरर दे। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे आप पब्लिक लिखा करते थे या प्राइवेट लिखा करते थे, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट हम पब्लिक ही लेंगे, और अगर आप नहीं भी लिखते तो पब्लिक होगा। तो लेट्स से इसमें मैं जो है ना रेक्टेंगल के हिसाब से बनाने लगा हूँ, एक लेंथ का वेरिएबल मैंने बना लिया है और एक ब्रेड्थ का बना लिया, लंबाई और चौड़ाई। ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन गया। अब जब भी मैंने किसी रेक्टेंगल को बयान करना होगा अपने प्रोग्राम में, मैं सिंपल रेक्टेंगल टाइप के जैसे ऑब्जेक्ट बनाते थे, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा और उसमें ये दोनों क्या कह लोगे वेरिएबल जो है ना बाय डिफॉल्ट उसमें बन जाएंगे। तो मैं कोई भी मैनिपुलेशन कर सकता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा भी सकता हूँ। अच्छा, ये चीज जो है ना जैसे आप क्लास बाहर बनाया करते थे, ये आप बिल्कुल मेन से बाहर बनाओगे, तो इस तरह का क्या मेन में आ गया, मेन मेरा बिल्कुल साफ है। तो जैसे आप क्लास में कोई ऑब्जेक्ट बनाते थे, क्लास का नाम लिखते थे, इसमें थोड़ी सी चेंज है बस, आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड भी यहाँ पे भी लिखना है। तो उसके बाद जैसे क्लास का नाम था, यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम है जो मैंने एक रेक्टेंगल लगाया है, और वहां पे आप जो भी ऑब्जेक्ट का नाम बनाया करते थे R1 R2 R3, लेट्स से मैं R1 बना। तो इस तरह जो है ना करके आप किसी भी स्ट्रक्चर को डिक्लेयर भी कर सकते हो और उसका स्ट्रक्चर बना भी सकते हो। तो लाइन नंबर 8 में जो है ना मैंने एक रेक्टेंगल टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया है जिसमें दो वेरिएबल होंगे, एक इंट एल टाइप का और एक इंट एल नाम का और एक बी नाम का। तो इसी तरह जैसे आप उसमें किया करते थे डॉट ऑपरेटर लगा के, तो यहाँ पे R1 डॉट एल लगाओगे तो जो इसका एल डाटा मेंबर है वो एक्सेस हो जाएगा, उसमें लेट से आपने रखवा दिया 10, और उसी तरह R1 डॉट आप बी करोगे तो इसका डाटा मेंबर बी एक्सेस हो जाएगा, इसमें आप लेट से रखवा दिया 20। सेम चीजें आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। लेट से आप मैंने इसका जो है एरिया निकालना है, तो मैं सिंपल प्रिंट एफ करके जो है ना इसका एरिया करवा देता हूँ। लो जी, एरिया इज %d और कामा लगा के मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, क्या लगेगा जी R डॉट सॉरी R1 डॉट एल और मल्टीप्लाई इसको मैं कर दूंगा R1 डॉट डी। ठीक है जी, समझ आ रही है इस चीज की? यस सर। जी सर। सिंपल चीजें हैं जो आप क्लासेस में करते आए हो, यहाँ पे इतना कोई इसका मसला नहीं है। लो मैंने इसको मजीद थोड़ा सा पढ़ाई के हिसाब से ठीक कर दिया। तो मैंने इसका चलाया जिसने 10 और 20 को जरूर देके मुझे बता दिया कि एरिया 200 है, आपको शो भी हो गया। बिल्कुल क्लास की तरह काम करता है, कोई इसमें मतलब ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जिसमें जो आगे कंसेप्ट है जब हम पॉइंटर पढ़ लेंगे वो मैं एक अलग से कंसेप्ट समझाऊंगा कि स्ट्रक्चर टू पॉइंटर्स क्या होते हैं। अभी तो हम जो है ना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम पॉइंटर के साथ भी खेलेंगे, लेकिन जब हम वो पहुंचेंगे पॉइंटर्स पे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए आप स्ट्रक्चर सिर्फ इतना रखें कि एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, उसमें आप मुख्तलिफ डाटा टाइप्स, अभी तो मैंने सिर्फ इंटीजर दोनों टाइप के लिए थे, आप एक इंट फ्लोट कैरेक्टर कोई भी टाइप का ले सकते हो, वो आप पे कोई कैद नहीं है, जैसे कि हमने देखा था क्लासेस में हम पे कोई कैद नहीं थी। तो इस तरह हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है जी, कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर्स अंडर वन नेम। एक नाम, ये जैसे कि अभी रेक्टेंगल मैंने इसको नाम दिया था, उसमें काफी सारे डाटा मेंबर्स हो सकते हैं, कोई इंटीजर टाइप हो सकता है, कोई फ्लोट टाइप हो सकता है, कैरेक्टर टाइप हो सकता है, वो अलग गेम है, उस पर हमें भी नहीं जाते। दूसरा देखें, द स्ट्रक्चर इज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप दैट कैन बी यूज्ड टू ग्रुप आइटम ऑफ पॉसिबली डिफरेंट टाइप्स इनटू अ सिंगल टाइप। ठीक है जी, बिल्कुल क्लासेस वाला कंसेप्ट है जी। अकील कोई बात पूछनी है? जहाज भाई, आपकी आवाज जी। और स्क्रीन जो है ना वो सिंक्रोनाइज नहीं है। बिल्कुल ये है थोड़ा सा इशू अभी है कि मैं, अच्छा एक मिनट में, नहीं सर ठीक चल रहा है। अब मेरे पास अभी जो है सर ना वो उनके नेट का कंपाइलर इशू शो है। हो रहा है, अभी तक कंपाइलर शो हो रहा यार उनके नेट का इशू हमारे होगा, साथ ठीक है। स्क्रीन आ गई सर, ठीक शो हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, जिस तरह क्लास कीवर्ड यूज होता है आपने याद रखना है स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट STRUCT ये कीवर्ड यूज होता है। ये ऐसी चीजें जो पूछ ली जाती हैं, तो आप कभी बैठे हो तो पूरा स्ट्रक्चर लिखना है, स्ट्रक्चर नहीं है वो स्ट्रक्चर कीवर्ड है। अच्छा आगे देखें, द आइटम इन द स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर। बिल्कुल इसी तरह जैसे क्लास में हमने पढ़ा था, क्लास के जितने भी मेंबर्स होंगे उनको हम डाटा मेंबर्स कहेंगे, तो इसमें इस तरह स्ट्रक्चर में जितने भी आइटम्स होंगे उनको हम मेंबर्स कहेंगे। एंड दे कैन बी एनी वैलिड डाटा टाइप, और वो किसी भी टाइप का हो सकता है। तो हमने डिफाइन करना भी देख लिया। अच्छा, स्ट्रक्चर का साइज देख लें, ये बात मैं आपको लोगों को बताना भूल गया। देखिए कंपाइलर मैंने ओपन किया है, अब इसमें देखें लाइन नंबर 4 और 5 में मैंने इसमें इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल डिफाइन किए थे, सॉरी डिक्लेयर किए थे। लाइन नंबर 4 और 5 में एक
L नाम का और एक B नाम का। अब अगर मेरी मशीन में एक इंटीजर 2 बाइट्स का है, तो ये जितने भी इसमें अंदर डाटा मेंबर्स होंगे उनको आपने कलेक्टिवली सम कर देना, 2 बाइट इसके और 2 बाइट इसके। तो ये मेरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो मेमोरी में 4 बाइट्स जो है ना वो जगह लेगा। तो इसमें कैलकुलेट करना आसान है। क्लासेस का जो साइज है ना वो कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसमें फंक्शन वगैरह का चक्कर होता है। लेकिन स्ट्रक्चर की सूरत में इसका साइज कैलकुलेट करना आसान है। तो आप कह सकते हो कि अगर आपका एक इंटीजर 2 बाइट ले रहा है तो स्ट्रक्चर का साइज 4 बाइट होगा। अच्छा जी, उसके बाद देखो डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर, ये भी हमने देख लिया, और एक्सेसिंग कैसे करते हैं डाट ऑपरेटर लगा के, ये चीजें भी हमने देख ली। आगे हम चलते हैं, ये आप वही चीज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके लिखी ताकि तब आप रिवाइज करें तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। इसमें आप देख लीजिएगा पॉइंटर्स जी। ये पहले मैंने बहुत सर ये अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर जो समझाए है थे, आज मैं जी सर इसको नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप भी हम कह सकते हैं ना? बिल्कुल यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है ना, मैंने बता दिया है। सर नेम जो स्पेस यूज नहीं होती इसमें? नेम स्पेस किस लिए? नेम स्पेस सर क्या होती है? स्ट्रक्चर मैंने बहुत डिटेल से बताया था, पहले ये बताओ नेम स्पेस होती क्या है? ग्रुप के पहले लेक्चर में मैंने बताया था नेम स्पेस क्या होती है, क्योंकि ये पूछी गई थी तो इसलिए फिर मैंने डिटेल से बताई थी। बताओ जी क्या होती है? सर अभी माइंड से उतर गई। अच्छा चलो सर कंपाइलर जब सर डिफरेंट स्पेस ब्लॉक्स को होते हैं। इग्नोर करेगा। ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं मैंने इसमें कहा सिर्फ था वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर किए जाते हैं या मेथड्स भी बनाए जा सकते हैं क्लास की तरह? मेथड्स भी हो सकते हैं, मेथड्स भी हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप जो है ना, जितना आप मतलब हमारा काम है वो हम सिर्फ डाटा मेंबर्स के साथ ही खेलेंगे। अब तो मैं कोशिश करूंगा मैं क्लासेस पे शिफ्ट हो जाऊं, स्ट्रक्चर को छेड़ू ही ना। क्लासेस के साथ अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे आपको ज्यादा समझ आएगी। मेथड हो सकते हैं जी, इसमें कोई वो बात नहीं है, मेथड्स बिल्कुल भी हो सकते हैं इसमें। सर इस नेम कोर्स में स्पेस का से बता दें सर थोड़ा। प्रोग्रामिंग भी आती है कुछ? सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ही जी पूछता है? मैंने कहा इस कौन? जो जो हमारा कोर्स है इस कोर्स में ज्यादातर कॉन्सेप्ट के बारे में पूछता है या प्रोग्रामिंग बिल्कुल वगैरह के बारे जी, में? इसमें जो डाटा स्ट्रक्चर आपका कोर्स है ना, या एल्गोरिथम्स कह लें, एल्गोरिथम्स को तो मैं नहीं कहता, डाटा स्ट्रक्चर जो है ना वो प्योरली कंसेप्चुअल वैसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि फलां की कम्प्लेक्सिटी बताएं जी कितनी है। अब ये वाले क्वेश्चन नहीं आते। अगर आपने लोगों ने पिछले कुछ 2-3 साल से पीपीएससी के पेपर दिए हैं तो अब ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। अगर डाटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट से आ रहे हैं तो अच्छे खासे कंसेप्ट से आते हैं। कम्प्लेक्सिटी वाला दौर गया अब। ये कम्प्लेक्सिटी बताओ जिस 60 टेक्निक्स थी 10-12 उसी की कम्प्लेक्सिटी याद कर ली और उन्हीं में से बता दिया। चलो अब स्क्रीनिंग टेस्ट तो आप पास कर भी लोगे, जो इंटरव्यूज वाले हैं ना वो बड़े अब आजकल टेक्निकल से क्वेश्चन करते हैं। जैसे कल मैंने बताया था कि 2020 में शैलो कापी और डीप कापी को उन्होंने बहुत तबाही मचा के रखी है, जिन्होंने लाहौर सेंटर में इंटरव्यू दिया था। मैं वो फाइल भी शेयर करूंगा, 2020 वाली मेरे पास कंपाइल हुई पड़ी है, जिन्होंने 2020 वाले इंटरव्यूज दिए हैं खिजर आप लोगों के अंदर मौजूद है। इसके पास भी फाइल होगी जो ग्रुप में लोग शेयर किए करते हैं, तो उसमें आप देखिएगा में से कितना कुछ उन्होंने पूछा था, ये शैलो कापी और डीप कापी। ठीक है, सर मेरे स्क्रीनिंग टेस्ट आप कर भी लोगे, लेकिन आप अपना मेन गोल देखो ना कि आपने जो है ना इंटरव्यू में अपीयर होना है। मैंने पहले दिन कहा था कि आप ये ना समझो कि यार हमने सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट या रिटन टेस्ट पास करना है, वो कर लोगे तो उसके बाद आप अभी से गोल अपना ऐसे बनाओ कि नहीं यार इंटरव्यू रिटर्न तो मेरा क्लियर है, मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है खुद को, इस हिसाब से चलो। अब अलग से तैयारी करोगे क्या इंटरव्यू की? 10-15 दिन मिलेंगे उसमें इतने सब्जेक्ट्स को कैसे करोगे? वो तो हम साथ तैयार समझा कर रहे के हैं, लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि हम ये जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो भी तैयार करें साथ साथ, यार या देखो ये अब सिर्फ इंटरव्यू में तो पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में कोई नहीं है। अभी उनसे रेज वगैरह के क्वेश्चन पूछे गए थे कि रेज के सारे एलिमेंट्स को जो है ना आप लोगों ने उल्टा करके लिखना है, यानी कि 1 2 3 4 5 7 8 है ना, इसको डिवाइड करके लिखो। इस तरह के प्रोग्राम दे देते हैं वो। इंटरव्यू में जो है ना कोई कैद नहीं उन पे। हाँ रिटर्न में आप कह सकते हो कि आजकल प्रोग्राम नहीं आते, और वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, नहीं आते। लेकिन आपको कम से कम चीज का तो पता हो ना क्या चीज है। आप कम से कम चीज का तो पता हो ना। ठीक है आप प्रोग्राम ना भी करो यार, लेकिन आपको चीज का तो पता हो ना कोई चीज कैसे चल रही है। अभी जैसे कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल ले लो, मैंने वो कितने डिटेल में बताया था इनहेरिटेंस वाले कंस्ट्रक्टर के, पहले कौन सा चलता है, कैसे कॉल होती है, पेरेंट के पास कैसे पहुंचता है, एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या है, उनका कॉलिंग ऑर्डर क्या है। तो बेसिक मैं आप लोगों को
एक लाइन में उसको बता देता, शायद आप लोग याद भी रख लेते, लेकिन कभी जिस तरह वो प्रैक्टिकल आप हमने करके देखा है वो कभी भी आपके सामने ना हो पाता। आप कहते हैं यार पता नहीं इस तरह होता भी है या नहीं, लेकिन एक चीज जो आपकी नजरों के सामने गुजर जाती है ना, वो फिर देखने से जो चीज याद रहती है ना वो ज्यादा अच्छी होती है। बल्कि मैं तो कहता हूँ एक दफा कम से कम खुद भी चला के देखना चाहिए था। अच्छा, पॉइंटर्स पे हम दोबारा आते हैं, इसको आज फिर सर अच्छे से समझ जी। वो कोडिंग में सर वही क्लियर नहीं हुआ कि आप वहाँ पे तो यूज करते थे ना यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जी यहाँ जी पे कोडिंग में नहीं किया। यार ये सी कंपाइलर है, सी लैंग्वेज का, ठीक है। इसमें सही है जो सर। जो मैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज करता था वो सी आउट और सी इन जो दो बिल्ट इन फंक्शंस थे उनके लिए करता था, क्योंकि वो एक नेम स्पेस जिसका नाम था एसटीडी उसमें डिफाइन हुए थे और इसके अलावा और कहीं भी हुए होंगे। तो अगर मैंने वो सी आउट और सी इन एसटीडी वाले यूज करने हैं तो मुझे कंपाइलर को बताना पड़ता था कि और भी कहीं जगह पे हुए होंगे, लेकिन जो मैं यूज करना चाह रहा हूँ वो वाले हैं जो नेम स्पेस एसटीडी के अंदर डिफाइन हुए हैं। आपने यहाँ पे वो वाले लेके आने। नेम ठीक स्पेस है मैंने सर। बताया था, नेम स्पेस आपको एक स्पेस एक स्कोप प्रोवाइड करता है। अगर दो या दो से ज्यादा हेडर फाइल्स या कोई लाइब्रेरी फाइल्स में एक ही नाम का वेरिएबल या फंक्शन या कोई भी चीज मौजूद है और आप सिंपल उसको इंपोर्ट करके वो चीज कॉल करने की कोशिश करो तो कंपाइलर को पता नहीं चलता कि मैंने हेडर फाइल नंबर 1 या हेडर फाइल नंबर 2 में से किस में से जाके इसको उठा के लाना है। एम्बिगुअस कॉल हो जाती है वो। तो हम कंपाइलर की ये मुश्किल को आसान कर रहे होते हैं, हम उसको बता देते हैं कि आपने ये फंक्शन कॉल करना है जो फलां नेम जैसे स्पेस के हैश अंदर। इंक्लूड वगैरह करते थे हम उसमें, ये जी जैसे बिल्कुल, अभी पढ़ा है। वो मैं बता रहा हूँ उसको कि आप उस नेम स्पेस के अंदर जाओ जहां पे जिसका लेबल एसटीडी है और उसके अंदर जो सी आउट की या सीन की डेफिनेशन है वो उठा के लाओ। ठीक हो गया सर। अच्छा जी देख लो पॉइंटर्स। अ पॉइंटर इज डिफाइंड एज एड्रेस वेरिएबल, आप इसको कहते हो, ठीक है जी। एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल जो उसके सेम टाइप का हो उसका एड्रेस होल्ड करने के लिए यूज होता है। तो मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। एक मिनट, वैसे बताओ आप लोग कौन बताएगा जी, इसलिए यूज करते हैं हम पॉइंटर्स को? मेमोरी वो लोकेशन एड्रेस को पॉइंट करने के लिए किसी वेरिएबल की। नहीं, जो मैंने एक बात बताई थी वो बताओ, एग्जैक्ट वही। देखिए सर आपकी सेम जो टाइप का मेमोरी वेरिएबल या ऐसे आप लोगों ने बताया ना, फिर देख लो उन्होंने भी फिर इसको यही करना कि रटी रटाई डेफिनेशन उन्होंने याद की हुई है। इतनी डिटेल से मैंने बताया था खुदा के बंदो। सर प्राइमरी मेमोरी मेमोरी को तो पॉइंट करता है, मेमोरी को पॉइंट करता है, लेकिन जो हीप में वेरिएबल क्रिएट होते हैं ना उनकी मेमोरी को, जो डायनेमिकली वेरिएबल क्रिएट होते हैं सर हीप के अंदर। क्यों, वजह क्या है, वजह क्या है, क्यों सर हम डायरेक्ट स्टैक जब अंदर जगह स्टैक ओवरफ्लो होता है तो Yes, फिर देन हम हीप से मेमोरी को ड्राइव करते हैं, सर स्टैक अब के अंदर लेकर आते हीप तक हैं। जिस मेमोरी तक हम ना पहुंच सके ना उसके लिए पॉइंटर यूज करते हैं सर। बिल्कुल। अब यासर ने बताया, देखो अभी मैं आपको सर दोबारा से समझा बेसिकली देता हूँ, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। मैं दूसरी दफा इसको रिपीट कर रहा हूँ इसी सेशन में। अच्छा, आपकी मेमोरी के 3 सेक्शन होते हैं। प्राइमरी मेमोरी रैम की बात मैं कर रहा हूँ। स्टैक हिस्सा सबसे ऊपर होता है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसको बीच में बनाता हूँ। अगर कहीं किसी जगह पर इलस्ट्रेशन देखो कि स्टैक टॉप पे है तो वाकई स्टैक टॉप पे होता है, लेकिन मैं हीप टॉप पे बना रहा हूँ ताकि क्लैरिटी ज्यादा हो सके। ये 3 सेक्शन होते हैं जी आपकी रैम के अंदर। अब लेट्स से कोई भी प्रोग्राम है इंट मेन में सिंपल से बनाने लगा हूँ, इसके अंदर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। अच्छा, कंपाइलर ने इसको कंपाइल करके जो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मैंने इसको लोड किया, एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है। जैसे ही कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो, हार्ड डिस्क आपको पता है कि वो रैम में उठ के आ जाता है। तो जिस रैम के पोर्शन में आपका ये एग्जीक्यूशन के लिए आएगा उस सेक्शन को कहते हैं डाटा सेक्शन। ये हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ा था। तो ये मेन वाला सारा कोड जो है ना डाटा सेक्शन में आ जाएगा। अब लेट्स से इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है इंट ए। तो मैंने बताया था कि ये इस चीज का डिसीजन जो है वो कंपाइल टाइम पे हो चुका होता है कि एक मेमोरी में वेरिएबल बनेगा इंटीजर टाइप का, 2 बाइट लेगा, नाम उसको होगा ए। क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई मसला भी नहीं है, तो ये इसका फैसला जो है कंपाइल टाइम पे हो चुका है। तो मैंने कहा था कि जितने भी वेरिएबल जिनका फैसला कंपाइल टाइम पे हो चुका हो वो स्टैक पोर्शन में से एक हिस्सा रिजर्व कर लेते हैं। लेट्स से मैं कह देता हूँ कि ये प्रोग्राम है P1,
ये P1 का जो है ना मैंने कह दिया हिस्सा है। तो अब जितने भी P1 के ऐसे वेरिएबल बनेंगे जो कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो चुके थे वो सारे इस पोर्शन के अंदर बनेंगे। अभी तो मैंने एक एग्जांपल दिया, लेट से 3-4 हैं, और इस पोर्शन को जो स्टैक में इस प्रोग्राम ने घेरा है इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड, और ये P1 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। इसी तरह जितने भी प्रोग्राम चल रहे होंगे, जितने भी फंक्शन चल रहे होंगे, सबका अपना अपना एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा। ये स्पेसिफिकली P1 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। इसमें अब ये एक वेरिएबल बन गया A। अच्छा ठीक है, अब देखो इसी में एक स्टेटमेंट थी न्यू इंटीजर टाइप, और इसका एड्रेस मैं दे रहा था लेट से किसी पॉइंटर को, P पॉइंटर को। अब आपको पता है ये चीज डायनेमिकली एलोकेट होनी थी, यानी कि जब प्रोग्राम चलेगा तब एक वेरिएबल बनेगा डायनेमिकली, और हमें पता है कि डायनेमिकली जितने भी वेरिएबल अरेज जो भी चीजें क्रिएट होती हैं किसी प्रोग्राम के चलते, वो सारी की सारी हीप सेक्शन में होती है। ठीक है जी, हीप सेक्शन में जब भी जैसे ये रन हुआ प्रोग्राम, रन टाइम पे एक वेरिएबल बन गया, उसका एड्रेस लेट से 102 है। अच्छा, ये जो पॉइंटर हमने बनाया था ये तो डिसाइड हो चुका था ना कि कंपाइल टाइम पे बनेगा। हाँ, इसमें वैल्यू क्या आएगी वो डिसाइड नहीं होता, तो ये अभी भी यहीं पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड में ही P पड़ा है। तो अब ये 102 बन गया, इसका कोई नाम नहीं है, तो मैं इसको कैसे, अगर नाम होता फिर तो कोई मसला ही नहीं था। हमें पता है कि जो वेरिएबल होता है वो एक्चुअली नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है, तब तो मैं उसको नेम देके एक्सेस कर लेता। अब बाद में मैंने इसमें कोई वैल्यू रखवानी है, इससे वैल्यू गेट करनी है, कैसे करूंगा? इसका एड्रेस मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, और इसका एड्रेस मैंने इस P पॉइंटर में स्टोर कर लिया, ताकि बाद में जब भी मुझे कभी इसको मैनिपुलेट करना पड़े तो मैं P पॉइंटर को यूज करते हुए कर सकता हूं। तो उस ये सारा समझा के मैंने एक बात की थी कि पॉइंटर्स जहां भी जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे सिर्फ एक मकसद के लिए यूज होंगे, ऐसे मेमोरी पोर्शन को, ऐसे मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए जो कि स्टैक पोर्शन से बाहर है। अब वो कोई भी हो सकता है, हीप में हो सकता है, हार्ड डिस्क में हो सकता है, कोई नेटवर्क में हो सकता है, किसी प्रिंटर से डाटा लेना है, किसी कीबोर्ड से लेना है, माउस से लेना है, स्कैनर से लेना है, जो स्टैक डाटा से बाहर है, कोई भी मेमोरी का पोर्शन हो सकता है वो। अगर आपने वहां पे कोई डाटा एक्सेस करना है, कोई डाटा उठाना है, रीड करना है, राइट करना है, आपके पास पॉइंटर के अलावा कोई भी तरीकाकार नहीं है, तो आप कह सकते हो कि पॉइंटर्स इनडायरेक्टली मेमोरी एक्सेस करने के लिए आप लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में बताई थी, अब मैं जल्दी जल्दी इसको ओवरव्यू दे रहा हूँ। इनडायरेक्ट एक्सेस अब वो किसी पोर्शन में भी हो सकती है, हीप में हो सकती है, हार्ड डिस्क में हो सकती है, प्रिंटर की हो सकती है, किसी नेटवर्क रिसोर्स की हो सकती है, कोई भी रिसोर्स हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे स्टैक पोर्शन से बाहर हैं। तो इस तक प्रोग्राम जो है डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। प्रोग्राम की डायरेक्ट एक्सेस सिर्फ इस पार्ट तक है। इसमें जो भी वेरिएबल बनेगा, जो भी फंक्शन बनेगा, उसको ये डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। इससे बाहर जो भी बनेगा उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, इनडायरेक्ट कर सकता है, और इनडायरेक्ट एक्सेस के ही लिए हम पॉइंटर यूज करते हैं। क्लियर है ये बात? जी सर, अब क्लियर है। तो याद रखना है कि पॉइंटर क्यों यूज करते हैं। आप लोग कह रहे होते हैं ना मेमोरी होल्ड करता है, भाई ठीक है मेमोरी होल्ड करता है, किसकी मेमोरी और क्यों मेमोरी? ये बात मेन चीजें, ये डिफरेंस ये क्रिएट करती हैं कि आपको चीज का पता है। आपने जब इसको इनको इस तरह बताया ना कि ये चीजें इस तरह काम करती है, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ आपको चीजों को पता है, कोई रटी रटाई चीजें आपने नहीं याद की। अच्छा जी, देखो वाई पॉइंटर्स मैंने बता दिया, इसको डिक्लेयर करने का, इनिशियलाइज करने का, डीरेफरेंस करने का या डायनामिकली एलोकेट करने का। इन चारों में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं जल्दी से करवा देता हूँ, वगैरह फिर हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम इजाज भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ये स्क्रीन और आपकी आवाज़ जो है ना वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रही मेरे पास अभी भी ना, वो आप सिर्फ प्रोग्राम लिख रहे हैं। सर आप दोबारा रिज्वाइन कर लेना, आप ठीक हो जाएगी। रीशेयर करता हूँ। हाँ तो ठीक चल रहा है, मैं रीशेयर करता जी आप इस तरह किया करें ना, ये नोट्स एक दफा पहले सेंड कर दिया करें लेक्चर से पहले, ताकि जिनकी स्क्रीन बाद में आ रही है वो लेक्चर उधर से देखते रहा करें साथ में। तो यार मैंने ना ड्रा करना होता है साथ साथ, जो प्रोग्राम सर खुद लिख प्रोग्राम में लिखने होते हैं और ड्रा करना होता जी, है। जो खुद तो लिखते हैं मुझे सर। नहीं समझ आता कि कोई चीज आप लिखे बगैर या कोई इलस्ट्रेशन बनाए बगैर चीजें कैसे एक्सप्लेन करोगे। अब शो हो गई है जी, वाई पॉइंटर्स, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, सब कुछ हो रही है स्क्रीन। जी साहब। यस सर। इसमें इन चारों चीजों में किसी को इशू है तो मुझे बता दे, मैं एक दफा रन करके दिखा देता हूँ।
डिक्लेयर कैसे करना है पॉइंटर को, इनिशियलाइज कैसे करना है, डी रेफरेंस कैसे करना है, और डायनेमिकली एलोकेशन के लिए कैसे यूज करना है। ये लास्ट सर दोनों डी रिपीट कर रेफरेंस दें का सर। लास्ट दोनों अच्छा, डी मैंने रेफरेंस और डायनामिक एलोकेशन देख लो, वो ये तेज हो। फिर आपने डायनामिक कहा कि एलोकेशन सारे मैं करा देता हूँ, डायनामिक मैं करा देता हूँ। एलोकेशन डायनामिक बाइंडिंग, इनमें क्या फर्क है? डायनामिक एलोकेशन में यानी डायनामिक एलोकेशन और डायनामिक बाइंडिंग जो होती है। बाइंडिंग आप ऊप नहीं पढ़ी ना आपने, परसों के चैप्टर में मैंने पढ़ाई थी। मैंने पढ़ी थी ना। बाइंडिंग कहते हैं किसी भी फंक्शन कॉल को, वर्चुअल किसी भी फंक्शन है। आइडेंटिफायर को, किसी भी फंक्शन कॉल, कोई भी वेरिएबल, कोई भी आइडेंटिफायर है, उसको आपने उसकी एक्चुअल कॉल, एक्चुअल मेमोरी लोकेशन के साथ लिंक करना है, इसको हम बाइंडिंग कहते हैं। वर्चुअल फंक्शन यूज करते सर। हाँ, डायनामिक बाइंडिंग में, लेट बाइंडिंग में, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे एक ही नाम है। आप परसों वाला जो क्लास है ना, उसका रिकॉर्डिंग वाले फोल्डर में पढ़ा होगा और उस पर बकायदा लिखा होगा पॉलीमॉर्फिज्म या लेट बाइंडिंग के नाम से लिखा होगा। आप वो लेक्चर ले लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत डिटेल्स सर में समझाया था। वो तो बिल्कुल ठीक था, वो तो मैंने लिया हुआ है लेक्चर। लेकिन आज मैं ना वैसे एमसीक्यू सॉल्व कर रहा था कहीं पे, तो उसे डायनामिक एलोकेशन भी था, डायनामिक बाइंडिंग भी था। तो मैंने जब डायनामिक एलोकेशन, बाइंडिंग अलग चीज है। बाइंडिंग वो है जो रन टाइम पे होगी, डायनेमिक रन टाइम से मुराद है ना। और रन टाइम पे कौन सी बाइंडिंग होती है? लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग। और सर ये डायनामिक एलोकेशन, एलोकेशन ये है कि रन टाइम पे आपने कोई मेमोरी एलोकेट करके देनी है। सही सही देखो, सही। मैं करवा देता हूँ। देखो, ये एक इंटीजर का वेरिएबल मैंने लिया, इसमें लेट से मैंने वैल्यू रखवा दी 10। अच्छा, अब मुझे पता है कि वेरिएबल पॉइंटर कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। सिर्फ स्टार लगा दो, डिक्लेरेशन से पहले पॉइंटर बन जाएगा। और हमें पता है कि पॉइंटर क्या करता है, किसी भी एड्रेस का वेरिएबल होल्ड करता है। लेट से यही ए वेरिएबल है, इसका मैंने एड्रेस रखवाना है। एड्रेस के लिए मेरे पास एम्परसेंड का ऑपरेटर है, मैंने वो लगाया। तो लाइन नंबर 8 का मतलब है कि ए वेरिएबल जो है उसके एड्रेस को अब पॉइंटर पी पॉइंट कर रहा है, यानी कि पी के पास ए का एड्रेस आ चुका है। लेट्स से कि ए का एड्रेस था मेमोरी में 101, तो पी के पास अब 101 एड्रेस है। अच्छा, अब ये तो बात होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि पी जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस पे वैल्यू क्या पड़ी है। अब देखो, ए में पड़ी है वैल्यू 10। अगर मैं अब सिंपल प्रिंट एफ ए करवाऊं तो वैल्यू 10 आ जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पॉइंटर्स के थ्रू सारे काम करूं। तो अगर मैंने ये देखना है कि पी पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन में वैल्यू क्या पड़ी है, तो इसको हम कहते हैं डी रेफरेंसिंग करना। और डी रेफरेंस करने के लिए सिंपल आप पॉइंटर से पहले स्टार मार्क लगा दोगे तो वो डी रेफरेंस हो जाएगा। यानी कि आप पॉइंटर अपनी वैल्यू नहीं देगा, अपनी वैल्यू से पड़ी है 101 जिसको पॉइंट कर रहा है, नहीं। अब वो वैल्यू देगा कि जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूं उस मेमोरी लोकेशन में एक्चुअल डाटा कौन सा पड़ा है, तो वो पड़ा है 10। तो आप सिर्फ इसको डी रेफरेंस कहते हैं। हम करके भी देख लेते हैं। लेट से इसी को मैं प्रिंट एफ में शो करवा देता हूँ। लो जी, परसेंटेज डी किया मैंने, बाहर आके शो करवा दिया। ये देखो, लाइन नंबर 9 चली तो उसने अब 10 शो करवाया है। हाँ, अभी मैं स्टार मार्क को यहां से रिमूव कर देता हूं। देखो, अब ए का जो एड्रेस है, अब एड्रेस कोई भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में होगा, जिस फॉर्म में भी होगा वो शो होगा, और वो कोई रैंडम वैल्यू होगी। देखो, ये देखो, अब ये 20188701, ये वो एड्रेस है जिसमें इस वक्त ए बना हुआ है, इस लोकेशन पे बना हुआ है ए। लेकिन मुझे चाहिए थी इसकी वैल्यू किस लोकेशन पे, एक्चुअल वैल्यू क्या पड़ी है। उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्टार मार्क लगा दूंगा पी से पहले। तो इसको कहते हैं डी रेफरेंसिंग करना। डी रेफरेंस कहते हैं कि पॉइंटर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस पर डाटा क्या पड़ा है, तो डी रेफरेंस से याद रखना। अच्छा, दूसरे लोग आप कह रहे थे कि सर डायनामिक एलोकेशन क्या होती है। डायनामिक एलोकेशन, जब भाई ये स्टार को जो ना डी रेफरेंस ऑपरेटर ही कहा जाता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, डायनामिक एलोकेशन को आप देखो C++ में, इसमें वो बहुत मुश्किल है, आप लोग तो परेशान हो जाओगे। लो जी, असद आप देख लो, ये नेम स्पेस यूज कर लिया है। डायनामिक एलोकेशन होती है जब आपका प्रोग्राम चल चुका होता है, रन टाइम पे आपने कोई मेमोरी एलोकेट करवानी है, और उसके लिए हमारे पास ऑपरेटर है न्यू का। न्यू ऑपरेटर क्या करता है मैं पहले ही बता चुका हूं। जैसे ही आप न्यू ऑपरेटर लगाओगे, साथ आप बताओगे किस टाइप का वेरिएबल आपने बनाना है। लेट्स से मैं कहता हूं इन टाइप का बनाना है। अगर तो इसके अंदर मैं साइज भी दे देता हूं तो पूरी अरे बनाएगा। लेट्स से मैं कहता हूं कि 10, तो 10 की पूरी अरे बना देगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ एक वेरिएबल बनाना चाह रहा हूं इन टाइप का, तो मैंने कह दिया कि न्यू इंट बना दो। और मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप न्यू का कीवर्ड ऑपरेटर यूज करोगे, ये
सबसे पहले चेक करेगा कि हीप में इतनी जगह है जितनी की आप डिमांड कर रहे हो। अभी मैं 2 बाइट डिमांड कर रहा हूं, अगर तो हीप में 2 बाइट हुई फिर तो ये बना देगा, और ना हुई तो नहीं, मुझे कह देगा कि इतनी जगह मैं नहीं दे सकता। लेट्स से मैं अज्यूम करता हूं कि इतनी जगह है, तो ये बना देगा, और बनाने के बाद क्या करेगा, उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। तो मुझे जरूरी है कि इसका एड्रेस मैं किसी ऐसी चीज में स्टोर करवाऊं जो एड्रेस स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है, और मेरे पास ऐसी क्या चीज है जो एड्रेस को होल्ड कर सकती है? क्या चीज है भाई? पॉइंटर्स। तो ये इसका एग्जैक्ट कंटेंट, ये इसका एग्जैक्ट इंटेंट है डायनेमिक एलोकेशन का। न्यू कीवर्ड लगाओगे, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होगी। इंट लगाया है सिर्फ एक इंटीजर वेरिएबल की, यानी कि 2 बाइट, उसका एड्रेस ये रिटर्न करेगा, और उस एड्रेस को मैंने पी पॉइंटर में स्टोर करवा लिया। तो इस तरीके से मैंने डायनेमिकली एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया हीप में, जिसका एड्रेस मेरे पास पी पॉइंटर में सेव हो गया। तो ये डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन है। ठीक है, यस सर, समझ तो आ ये गया। पॉइंटर का एक यूज है, हम यूज पढ़ रहे थे ना पॉइंटर का, तो ये इसका एक यूज है कि आप डायनेमिकली जो मेमोरी एलोकेट करते हो उसको मैनिपुलेट करने के लिए पॉइंटर आपके पास जरूरी हो जाते हैं। चलें जी, अच्छा अब देख लो पॉइंटर टू स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स हम अभी पीछे देख के आए हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, स्ट्रक्ट कीवर्ड लगा रहे थे, रेक्टेंगल यानी कि जो भी स्ट्रक्चर का नाम था वो लिख रहे थे, और साथ में R1 R2 मैंने लगा के आपको दिखाया था, जैसे बिल्कुल क्लासेस के साथ करते थे। तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट का आप स्ट्रक्चर तो बना ही सकते हो, पॉइंटर भी बना सकते हो। तो लेट्स से कि जैसे क्लास में मैंने देखा था कि आप बेस क्लास का पॉइंटर बना सकते हो, पेरेंट क्लास का पॉइंटर बना सकते हो, चाइल्ड बना सकते हो, बिल्कुल वही गेम है। तो आपने क्या किया जी, लो जी, एक स्ट्रक्चर का पॉइंटर बना लिया। अब ये एक पी नाम का पॉइंटर है जो रेक्टेंगल नाम के एक स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है, बस इसका ये मतलब है। और वो मतलब हम कोई पहले बना चुके होंगे, लेट से मैंने आर बनाया था, जो स्ट्रक्चर बनाया था, तो इस पी में क्योंकि ये एड्रेस होल्ड करता है, ठीक है जी, अब मैंने इसमें आर का एड्रेस रखवा दिया, बस ठीक है। पहले हम इस तरह काम किया करते थे, देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, प्रिंट एफ लगा के हम क्या करते थे, जैसे मैंने एरिया कैलकुलेट भी किया था, यहाँ पे कुछ भी अलर्ट्स है, तो हम क्या करते थे, आर बनाया तो मैंने लिखा था आर डॉट एल। अभी भी आप इस तरह कर सकते हो, लेकिन अब आप आर की जगह पी लिखोगे, और लेकिन पी आप डायरेक्टली लिखो क्योंकि मुझे तो वैल्यू चाहिए, तो डी रेफरेंस ऑपरेटर। देख इजाज़ भाई स्क्रीन स्टिल हुई हुई है और आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है। तो आवाज से गुजारा करो, यहाँ तो ठीक है सर। आवाज से गुजारा कर लो। मतलब ठीक चल रहा है, उनका मसला है मेरे ख्याल में नेटवर्क। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, या तो आप इस तरीके से पॉइंटर के साथ मैनिपुलेट कर सकते हो इस चीज को, या एक दूसरा तरीका जो आप अक्सर देखते हो, पी लगाया, एरो ऑपरेटर लगाया, और एल, यानी कि कोई भी डाटा वेरिएबल, ये दोनों तरीके ठीक है, जिस तरीके से आप इजी चाव कर सकते हो। स्टार पी लगा के डी रेफरेंस करके, डॉट एल लगा के कि इसको डी रेफरेंस करके कोई भी वैल्यू रखवा सकते हो, गेट कर सकते हो, ये भी तरीका ठीक है। या एरो जो ऑपरेटर है आपके पास, ये भी लगा के आप किसी भी पॉइंटर के साथ मैनिपुलेट कर सकते हो, ये बिल्कुल दोनों तरीके ठीक है। अच्छा ये रेफरेंस नई चीज है जी, जिन्होंने जावा पढ़ी हुई है वो खामोश रहेंगे। हाँ जी बताएं, रेफरेंस क्या चीज है? या सर आप बताओ। रेफरेंस सर जी एक वेरिएबल है। अच्छा जी सर, जो किसी दूसरे मतलब ना किसी भी वेरिएबल, यही पता है सर, रेफरेंस वेरिएबल है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, और किसी क्यों भाई, भी क्यों चेंज मतलब नहीं कर सकते? वेरिएबल का अगर आपने एड्रेस सेंड करना है। जी सर। क्यों नहीं चेंज कर सर सकते? जी सर, वेरिएबल को यानी सर मतलब बेस डुप्लीकेट बनाते सर, एक कॉपी सर ये बनाते चेंज इसलिए नहीं दूसरे हो सकता एक क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन होती है ना रेफरेंस की, वो हेडर्स फाइल वगैरह में होती है, अच्छा ठीक है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, सारे आप लोग ठीक बता रहे हो जी। देखो ये एक ऐसा वेरिएबल जो ऑलरेडी आपने डिक्लेयर किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, जो आवाज ऑलरेडी कर रही है एग्जिस्ट सर करता है। आपकी, मेरा ख्याल है नेट इशू है मेरा। ठीक आ रही है सर आपकी आवाज? ठीक है, देखो अगर आपने एक ऑलरेडी कोई वेरिएबल बनाया हुआ है, उसी का आपने एक और नाम रख दिया है, हेलो। बस ये रेफरेंस है। ठीक है, अभी हम इसको करके देखते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ। देखो
ले जी मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का और उसमें वैल्यू रखवा दी 10। लाइन नंबर 5 शो हो रही है सबको या मैं नेटवर्क चेंज करूं? हो रही है नेटवर्क चेंज कर लें सर। अच्छा मैं कर रहा हूँ जी 2 मिनट दीजिए। और सर चलें जी अल्लाह करे ये ठीक हो। देखो जी मैंने लाइन नंबर 5 के मैं क्या किया एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया और उसमें एक वैल्यू भी रखवा दी था। अब मैं क्या कह रहा था कि लेट्स से मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ आर नाम का। अब मैंने इसको रेफरेंस बनाना है ए का, तो आपने कुछ भी नहीं करना। आप इसमें जैसे आप पहले करते थे देखो ए रखवा दोगे, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? इसका तो ये मतलब हुआ कि आप एक नया वेरिएबल बना रहे हो जिसका नाम है आर और उसमें वो वैल्यू रखवा रहे हो जो कि ए में रखी यानी कि 10। जबकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि रेफरेंस एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का दूसरा नाम होता है। तो बस इसमें सिर्फ थोड़ा सा सिंटैक्स में चेंज है। वो चेंज ये है कि आप नए जिस भी वेरिएबल को आपने रेफरेंस बनाना है जब भी आप उसको डिक्लेयर करने लगो उसके नाम से पहले आपने एम्परसेंड लगा देना। अब देखो इससे होगा क्या, मैं इसको जरा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो पहले जब मैंने लाइन नंबर 5 रन की थी तो क्या होगा कि एक वेरिएबल बना होगा और उसका नाम था ए। मैं थोड़ा सा अब ये जूम ज्यादा हुआ है तो गुजारा करना। इस तरह करके जो है ना एक वेरिएबल बन गया था जिसका नाम ए था। शो हो रही है सबको पेंट की स्क्रीन जो मैंने ओपन की हुई है? जी सर हो रही है। जी सर हो रही है। ठीक है। अच्छा जैसे मैंने लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट किया है तो उसने क्या किया जी, उसने कोई नया वेरिएबल नहीं बनाया। उसने सिंपल क्या किया कि इसी ए वेरिएबल को एक नया नाम दे दिया आ, बस ये काम हुआ। मेमोरी लोकेशन एक ही है, उसको आप दो कह लो के नाम से एक्सेस कर सकते हो। एक दे के भी कोई भी मैनिपुलेशन करोगे वो भी एक्सेप्ट करेगा, यानी कि आप ए प्लस प्लस करते हो तो 10 की वैल्यू 11 हो जाएगी। अगर आप आर प्लस प्लस कर रहे हो, आर को इंक्रीमेंट कर रहे हो, फिर भी इसमें ऑलरेडी पड़ी हुई होगी वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। कहने का मतलब ये आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये रेफरेंस होता है। अब ये यूज कहाँ पे होता है हम इसको आगे देखते हैं। क्या हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको देखो। अच्छा फंक्शंस क्या होते हैं जी, फंक्शंस बताए block of code जल्दी जल्दी। Function is a set of block which is used to काला specify कोड which is used for specific work. सर कुछ लाइनों का कोड होता है जो हम किसी स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सारे आप लोग ठीक है ऐसे ही है जी। क्यों यूज होता है रीयूजेबिलिटी? आप इसमें एक मेन चीज बता सकते हो कि अगर आप सारे लाइनें या सारा काम आप सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर ही कर रहे हो तो उससे कोड जो है ना एक तो लेंथ ही बहुत हो जाता है जिसको आप मोनोलिथिक बोलते हो और मैनेज करना उसको मुश्किल हो जाता है। और ऐसा हो सकता है कि एक काम आप 2-3 दफा करो, तो अगर आप कोई फंक्शन वगैरह नहीं प्रोग्राम में डाल रहे तो उससे क्या करना पड़ेगा आपको, वही 4-5 लाइनें जो बार बार आ रही हैं आपको दोबारा दोबारा लिखनी पड़ रही हैं। तो इस तरह काफी मसले हो सकते हैं, आप वो टैकल कर सकते हो। मतलब ये फंक्शन आप क्योंकि बहुत शुरू से पढ़ते आए हो तो उसमें मसला नहीं है। तो जो हमने चीजें देखनी है वो हम इसमें फंक्शंस में देख लेते हैं। देखो जी प्रोटोटाइप क्या होती है फंक्शंस की, बताओ जी क्या होती है प्रोटोटाइप? प्रोटोटाइप जस्ट एक सर सांचा समझ ले कि उसको पहले से वो करके रखा होता प्रोटोटाइप है। होती है सर फंक्शन ने कुछ क्या रिटर्न करना है, क्या करना है या नहीं करना। ठीक है अब देखो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाने लगा हूँ, कंपाइलर आपको शो होगा शो नाम का। तो इसकी जो लाइन नंबर 4 है वाइड शो जहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। डिक्लेरेशन भी आप इसको बोल सकते हो, कुछ 2-3 उसके मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। प्रोटोटाइप से इस लाइन को बोलते हैं जो सिर्फ बता रही होती है कि फंक्शन का ये नाम है, ये रिटर्न करेगा, ये चीज कुछ चीज एक्सेप्ट करेगा। अच्छा दूसरे नंबर पे हमारे पास डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है।
कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, जहां पे फंक्शन एक्चुअली डिफाइन हुआ हो कि ये फंक्शन क्या करेगा। लेट्स से आप मैं इसकी बॉडी में लिख देता हूँ सी आउट करेगा ये हेलो वर्ल्ड या कुछ भी मैं लिख देता हूँ। तो ये जो लाइन है ना इसकी, इस पैरेंथेसिस से लेके इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी काम हो रहा है वो इसकी डेफिनेशन है, वो जो बता रहा है कि फंक्शन जब भी कॉल होगा एक्चुअली क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, तो उस चीज को हम बोलते हैं उसकी डेफिनेशन है। तो याद रखना कि प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन अलग है और डेफिनेशन अलग है। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमारे पास फंक्शन कॉल है। तो फंक्शन कॉल क्या होती है, मेन फंक्शन से या किसी भी फंक्शन से आप इस फंक्शन को कॉल करते हो। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा जज देता भाई हूँ ये लाइन नंबर 9। प्रोटोटाइप को फंक्शन सिग्नेचर भी कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं, फंक्शन सिग्नेचर भी कहते हैं जी इसको। लो जी, मैंने फंक्शन शो को कॉल की तो इसने जो एक्चुअल मेरे पास फंक्शन था शो का वहां पे कंट्रोल गया, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स थी जो भी काम था उसने प्रिंट करवा दिया। तो ऐसे ही होता है। वैसे तो ये एग्जीक्यूट होते आते हैं, मतलब मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, इससे पहले वाले जो है ना ये एग्जीक्यूट नहीं होती चीजें, मेन से स्टार्ट होगी एग्जीक्यूशन। तो लेट्स से ऊपर कोई चीजें थी वो होना शुरू हो। जैसे लाइन नंबर 11 में पहुंची तो कंट्रोल जैसे ये इनकाउंटर उसने किया कि शो का फंक्शन कॉल हो रहा था, कंट्रोल यहाँ पे सस्पेंड हो गया। कंट्रोल इसके बाद यानी कि सीपीयू यहाँ इसके बाद लाइन नंबर 4 पे चला गया जहां पे शो की एक्चुअल डेफिनेशन मौजूद थी और उसके अंदर जो भी काम करना था उसने किया। मतलब यहाँ पे मैंने तो सिर्फ एक काम लिखवाया है, हो सकता है काफी सारे काम हो, ये वो सारे करेगा। और जैसे ही इसकी क्लोजिंग पैरेंथेसिस इनकाउंटर करेगा कंट्रोल वहां से रिटर्न होके अगेन लाइन नंबर 11 पे आ जाएगा और यहाँ पे इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिलेगा। इसके बाद इसका मतलब होगा कि इसने फंक्शन का काम पूरा कर लिया है। फिर ये नीचे वाली लाइन जितने भी नीचे वाले काम होंगे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट करेगा। तो फंक्शनल इस चीज को कहते हैं। ये आप लोगों को पता है, मैंने थोड़ा सा रिफाइन कर दिया। अच्छा, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर बताओ जी क्या होते हैं जल्दी से। तो फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर हम कहते हैं फंक्शन के सिग्नेचर में जो वैल्यूज दी जाती हैं वो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, जरा ठीक कह रही हैं आप जी नबील भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अब देखो ये जो शोभ यहाँ पे कॉल हुआ है, यहाँ पे मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ 5 या कोई भी हो सकती है, या तो मैं डायरेक्ट कांस्टेंट कर रहा हूँ, कोई वेरिएबल भी हो सकता है। इसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, जो एक्चुअल पास होके जा रहे हैं। और फंक्शन की जहां पे डेफिनेशन होगी, प्रोटोटाइप होगी, वहां पे आपने कोई डमी वेरिएबल बनाया होगा जो इस 5 को रिसीव करेगा और उसके साथ मैनिपुलेट करेगा। तो इस जगह जहां पे ये रिसीव हो रहा होता है इसको हम बोल देते हैं फॉर्मल पैरामीटर। तो इन चीजों को याद रखना, ये टर्मिनोलॉजी देख लो। तो इसके बाद फंक्शन में बस इतनी है। अच्छा, पैरामीटर पासिंग, पास बाय वैल्यू, पास बाय एड्रेस और पास बाय रेफरेंस, ये चीजें सबको क्लियर है? ये किसी को नहीं है तो बताएं, मैं बता देता हूँ कि क्या होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होंगी डाटा स्ट्रक्चर्स में, खासतौर पे पास बाय एड्रेस। एड्रेस और रेफरेंस में क्या फर्क है? एड्रेस और रेफरेंस में क्या फर्क है, करवा दूं जी फिर ये? जी 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 करवा अच्छा, दें। ठीक है, देखो वैल्यू को भी करवाऊं फिर मैं, या वैल्यू रहने दूं? जी सर, ये वैल्यू कर दें सर सारा। वैल्यू रहने दें सर, सिर्फ तीनों एड्रेस और देख लो, रेफरेंस। फिर वो एक ही प्रोग्राम हम बना लेंगे उसमें तीनों ही हो जाएंगे। देखो जी, लेट्स से मैं एक फंक्शन बनाने लगा हूं स्वैप का। वो क्या करेगा, दो पैरामीटर लेगा, इंट पी कर लो और इंटीजर क्यू कर लो, और वो वैल्यू को स्वैप करेगा, यानी कि जो पी में पड़ी होगी वो उसको क्यू में रखेगा और जो क्यू में पड़ी होगी पी में रखेगा। जिसकी बॉडी में बाद में बनाता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पहले। लेट्स से मैंने इंटीजर ए लिया 10 और लेट्स से मैंने इंटीजर बी लिया 20। अब मैं चाहता हूं कि ए में 20 आ जाए और बी में 10 चला जाए। तो इसके लिए एक फंक्शन मैंने बनाया, खुद बनाया, मतलब C++ मुझे प्रोवाइड नहीं करती, मैंने खुद बनाया स्वैप का फंक्शन। और उसमें मैं दोनों पैरामीटर पास कर रहा हूँ, ए और बी। अब देखो ये जो पैरामीटर पास हो रही है एक्चुअल पैरामीटर है, और जो ये पी और क्यू मैंने बनाए ये फॉर्मल पैरामीटर होंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं अब क्या काम करता हूँ, आप लोगों को सबने स्वैप का फंक्शन पढ़ा होगा, हमें तीसरे वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। तो उसमें क्या करते हैं कि शुरू में मैं तीसरे वेरिएबल में कोई एक वेरिएबल रखवा देता हूँ। लेट्स से मैं टेम्प में पहले रखवा देता हूँ पी की वैल्यू इसमें चलेगी, फिर पी में क्यू की वैल्यू आ जाएगी और आखिर में क्यू के पास टेम्प की वैल्यू आ जाएगी। ये डेफिनेशन सबको क्लियर है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है? जो मैं स्वैप की बनाई है समझाऊं? जी सर, ठीक क्लियर है है सर, टाइम ठीक पर। है। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, देखो मैं सी आउट भी करवा के आपको दिखा देता हूँ। ए की जो वैल्यू है ए में आ जाए। अच्छा, उसके बाद जो बी की वैल्यू है वो ये मुझे शो करवा दे कि बी में क्या पड़ा है। देखो सर सी ये आउट मैंने में रन किया जी, ओ डबल लिख दिया आपने। सी आउट डबल आ गया सी आउट में।
अलग अलग रखवा दूं? सी आउट में सर सी और आउट डालेंगे में अच्छा अच्छा ठीक है हाँ ठीक है लाइन sorry, नंबर 15। ठीक है। अब देखो जी मसला क्या हुआ है, अभी भी मेरे पास जो है ना ए में वो 10 शो करवा रहा है और बी में 20 शो करवा रहा है। मसला क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो इसको फिर अब मुझे डिफाइन करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ ये देखो जी क्या होता है, ये वही मेमोरी का पोर्शन है, स्टैक वाला मैंने बना दिया, ये लो ये कोड सेक्शन है और ये काफी सारा मैंने स्टैक सेक्शन बना दिया। अब जैसे ही मेन फंक्शन चला होगा, मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ पे बन गया, ये मैं एम ए सी लिख रहा हूँ यानी कि मेन एक्टिवेशन रिकॉर्ड। सब पहली लाइन चली ए वेरिएबल बना, दूसरी लाइन चली बी वेरिएबल बना, इसमें वैल्यू रखी गई 10, इसमें रखी गई 20। उसके बाद तीसरी लाइन जो थी मेन की वो थी कि स्वैप फंक्शन को कॉल किया जाए। ठीक है जी, स्वैप फंक्शन बन गया और मैंने कहा था हर फंक्शन के लिए एक अलग से एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। ये वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्वैप के लिए मैं इसको एस ए सी लिख रहा हूँ। तो देखो स्वैप में क्या हो रहा था, स्वैप में भी दो नए वेरिएबल बन रहे थे, एक पी एक क्यू, बल्कि 3 बन रहे थे। एक टेम्प मैंने अपने खुद से बनाया था और ये टेम्प है। अच्छा शुरू में मैंने क्या किया जी, पी को मैंने सेव करवाया टेम्प में, तो लो जी पी में मतलब यहां से 10 रिसीव किया पी ने और क्यू ने किया 20 रिसीव। तो पहले स्टेटमेंट में मैंने कहा कि टेम्प में पी रखवा दो, तो टेम्प में 10 चला गया। ठीक है जी। दूसरे स्टेटमेंट में मैंने कहा कि पी में क्यू की वैल्यू रखवा दो, तो पी में 10 पड़ी थी, 10 को ओवरराइड करके क्यू की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है जी आ गई। और तीसरे स्टेप में मैंने कहा कि क्यू में आप टेम्प की वैल्यू रखवा दो, क्यू में 20 पड़ा था, इसको खत्म करके 10 रखवा दिया। काम तो बिल्कुल ठीक हुआ है, पी में 20 आ गया है, क्यू में 10 चला गया है। मसला ये है कि जैसे ही ये फंक्शन अपनी क्लोजिंग पैराथीसिस पे पहुंचा कि जितने भी लोकल वेरिएबल बने होते हैं डिस्ट्रॉय हो गए, देखो, और उसके बाद कंट्रोल वापस मेन फंक्शन में आ गया। अब देखो जो इसके ए और बी पड़े थे, जिसमें 10 और 20 पड़े थे, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, बिल्कुल क्योंकि जिसमें चेंज आया था वो तो एक नई कॉपी बनी थी पी और क्यू, और वो तो डिस्ट्रॉय हो गए फौरन ही जैसे ये कंट्रोल वापस आया। मैंने बताया था कि लोकल वेरिएबल का स्कोप सिर्फ वो फंक्शन होता है जिसमें वो डिफाइन होते हैं, डिक्लेयर होते हैं। तो जैसे ही वो फंक्शन कॉल खत्म हुई, कंट्रोल वापस आया, वो चीज डिस्ट्रॉय। तो बेशक वो काम सारा कर रहे थे लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। तो मुझे पता चल गया कि यार अगर मैंने अपना काम करना है ना, तो मुझे सिर्फ वैल्यूज नहीं भेजनी, कोई अलग चीज भेजनी पड़ेगी ताकि जो चेंजेस हो रही हैं वो एक्चुअल ए और बी जो कि मेन फंक्शन में भी बने हुए हैं वहां पे भी हों। अब यहाँ पे आपको समझ आनी चाहिए, देखो अब एक फंक्शन जो है ना वो दूसरे फंक्शंस के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्टली। अभी जो मैंने बनाया था अब तो वो गायब हो गए, पी और क्यू जो मैंने बनाए थे। एक मिनट देखते शायद दोबारा पढ़े नहीं, अब तो वो चले गए, लेकिन चलो मैं दोबारा से ड्रा करके आपको दिखा देता हूँ। देखो मैंने क्या किया था, इसलिए मैंने पहले पॉइंटर्स पढ़ाए थे ताकि जब ये चीजें आए तो आप लोगों को क्लियर हो। देखो इस तरह मैंने एक मेन मेमोरी बनाई थी, अभी ये मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड था, मैं इसको सिर्फ एम लिख रहा हूँ अभी, और ये स्वैप का था। तो मसला क्या आ रहा था, पी और क्यू और टेम्प तो बन रहे थे लेकिन ए बी में वो चेंज नहीं हो रही थी। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये जो चेंज है ना वो इधर भी हो जाए, लेकिन मसला ये कि इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड अलग है और मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड अलग है। तो ये अपने एक्टिवेशन रिकॉर्ड से दूसरे एक्टिवेशन रिकॉर्ड में डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, हाँ इनडायरेक्टली कर सकता है। और इनडायरेक्टली एक्सेस करने का क्या तरीका है मेरे पास, पॉइंटर्स पॉइंटर। रेफरेंस ऑपरेटर। हाँ तो मुझे पता चल गया कि अगर ये मैंने काम करवाना है तो पॉइंटर से हो सकता है। तो चलो जी हम इसको पॉइंटर से करके देखते हैं, आप लोगों को अभी समझ आ जाएगा। देखो जी करना आपने कुछ भी नहीं है, शौक भी सबको। जी सर। देखो करना आपने कुछ भी नहीं है, सारा प्रोग्राम यही रहेगा आपका। जहां पे आपने सिंपल वेरिएबल बनाए थे उनको पॉइंटर बना दो। लो जी मैंने पी को पॉइंटर बना दिया और यहाँ पे क्यू को पॉइंटर बना दिया, और नीचे भी जहां जहां पे सिर्फ पी था वहां वहां पे भी जो है ना मैं पॉइंटर लगा दूंगा, और जहां पे क्यू भी था वहां पे पॉइंटर लगा दूंगा। यानी कि इनको मैं डी रेफरेंस का, क्योंकि सिर्फ लिखूंगा तो वो तो एड्रेस आ जाएगा ना, मुझे एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे अब डी रेफरेंस करके वो वैल्यू चाहिए जो क्यू में आपकी में पड़ी है। इतना काम आपने किया है बस। और जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज भेज रहे थे वहां से आप एड्रेस भेज दो। लो जी ए और बी का मैंने एड्रेस भेज दिया।
समझ आ गई इस बात की? यस सर। जी सर। जा गई। अब देखो मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, क्या जवाब आया मेरे पास? 20 और 10। काम हो गया मेरा, काम हो गया जी ना? सर। यस सर, हो गया। अब इस चीज को समझ भी लो ये कैसे हुआ है। देखो ये देखो यार, अब क्या हुआ है, काम सारा अभी भी वही था, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप चीज समझ लो क्या हुआ है। बिल्कुल उसी तरह एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना मेन का, दो वेरिएबल बने ए और बी। एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना स्वैप का, ये स्वैप का है। और यहाँ पे दो पॉइंटर बने, पी पॉइंटर क्यू पॉइंटर। और अब मैंने एड्रेस ऑलरेडी भेज दिया है कि पी जो है वो ए का एड्रेस रिसीव करेगा, यानी कि इसको पॉइंट करेगा, और क्यू जो है वो बी का एड्रेस रिसीव करेगा, यानी कि इसको पॉइंट करेगा। तो अब मुझे पता है कि अब ठीक है मैं इनडायरेक्ट एक्सेस कर पा रहा हूं, पहले तो नहीं कर पा रहा था इसलिए चेंजेस नहीं हो रही थी। अब मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो स्टार मार्क लगा के डी रेफरेंस करके कर रहा हूं कि पी जिसको रेफरेंस कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, उसकी वैल्यू जो भी पहले पड़ी है उसको 20 कर दो। तो जो वैल्यू अब तो यहाँ पड़ी है ना, तो अब ये तो अब एक्चुअल मेरे पास मेमोरी लोकेशन है, इसी में चेंज आएगा। 10 पड़ी थी उसको उसने ओवरराइड करके 20 कर दिया, और इधर 20 पड़ी थी उसको ओवरराइड करके 10 कर दिया। अब देखो ये एक्चुअल मेमोरी लोकेशन में चेंजेस हो रही हैं। बेशक अब ये जब फंक्शन खत्म होगा, बेशक ये पी और क्यू लोकल पॉइंटर्स थे, ये दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन अब जो चेंजेस हुई हैं वो एक्चुअल मेमोरी लोकेशन में हुई हैं, क्योंकि अब पॉइंटर मुझे मिल गया था। तो इस तरह अब मेरा प्रोग्राम चला, बेशक पी और क्यू डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन मेरे एक्चुअल जो चेंजेस हुई थी वो एक्चुअल फंक्शन में, एक्चुअल लोकेशंस में विजिबल हैं। इसलिए अब मेरा जो थी क्या कहते हैं आउटपुट, वो बिल्कुल मेरे उसके हिसाब से आई थी। ठीक है? यस सर, समझ आ गई। हाँ अच्छा, अब देख लो रेफरेंस। आप कह रहे थे कि पास पे रेफरेंस क्या होता है उसमें, और जो है एक मिनट, इसमें पास रेफरेंस में हमने क्या करना था सर? चलो देखते हैं। तो पहली डेफिनेशन थी ना आपके पास, आपने वही रहने देनी है। ये मैंने काफी अच्छे से किया क्या, देख लेता हूँ, ट्राई कर लेते हैं। और जहाँ पे मैं एक्चुअल पहले वैल्यू भेज रहा था, अब एड्रेस भेज रहा हूँ, अभी भी मुझे एड्रेस ही भेजना पड़ेगा ताकि उसको रेफरेंस समझे। ठीक है जी, चला के देख। अच्छा क्या कह रहा है कि आप यहाँ पे पॉइंटर लोगे, नो मैचिंग फॉर कॉल स्वैप। क्यों नहीं भाई, पी और क्यू लिया है। अच्छा ये भी ठीक है। ये कहीं पी और क्यू के साथ तो नहीं एड्रेस ऑपरेटर लगाना, ये एम्पलीसन जो हम लगा रहे हैं। यहाँ पे लगा के देख लेते हैं जी, क्योंकि है तो सिर्फ इतना सी फर्क। इस इधर से हम इसको रिमूव कर देते हैं, इस तरह करके देखते हैं। हाँ जी देखो ठीक है। बेशक आप यहाँ से वैसे वैसे ही कॉल करोगे जैसे कॉल बाई वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे आप इसको बता दोगे कि आपने जो वैल्यू आ रही है उसको एज अ रेफरेंस समझना है, कि रेफरेंस वेरिएबल बना लो। और रेफरेंस वेरिएबल आपको पता क्या होता है कि उसी का दूसरा नाम होता है। इसको भी देख लो क्या होगा। आप देखो सर जो आपने अभी जल्दी से, बताए थे पहले, वही वाली चीज वो होगी थोड़ा ना सा एम्पली। इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। देखो इलस्ट्रेशन जल्दी से देख लो, बिल्कुल वैसे ही एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा पहले मेन का, उसमें दो वेरिएबल बनेंगे ए और बी। ये ए है ये बी है, इसमें 10 रखा जाएगा, इसमें 20 रखा जाएगा। जैसे ही स्वैप के फंक्शन को कॉल होगी तो देखो वो कह रहा है कि इसको रेफरेंस समझो, और रेफरेंस का नाम उसने पी और क्यू बता दिया। तो उसने क्या किया है, ए का दूसरा नाम रखवा दिया है पी, और बी का दूसरा नाम रखवा दिया क्यू। अब मैंने बताया था कि पी और क्यू बेशक दाम अलग हो गए हैं, लेकिन जो मैनिपुलेशन आप क्यू के साथ या पी के साथ करोगे वो आप ए और बी के साथ भी विजिबल होगी। जैसे मैंने बताया था उधर आर प्लस प्लस करते हो तो एक्चुअल जगह पे चेंजेस आएंगी। तो बेशक वो पी और क्यू के नाम से कर रहा है चेंजेस, लेकिन ए और बी में भी चेंजेस हो रही हैं। तो इसी तरह जब उसने 10 को इधर ओवरराइड किया 20, और 20 को ओवरराइड करके 10 किया, तो ये वैल्यूज
एक्चुअल जगह पे भी विजिबल थी, इसलिए मेरी जो आउटपुट है वो ए में अब 20 आई और बी में 10 आई। ठीक है, यस सर। तो ये तीनों चीजें याद रखनी है, पास बाय जी रेफरेंस, सर। पास बाय वैल्यू और पासिंग एड्रेस। अच्छा जी, इसी तरह आप अरेज को भी पैरामीटर में पास कर सकते हो। कैसे करेंगे जी, कोई कौन बताना चाहेगा? अगर मैंने पूरी की पूरी एक वेरिएबल की जगह अरे पास करनी हो किसी फंक्शन में, तो उसको कैसे पॉइंटर करेंगे बताओ? बनाएंगे, उसको पॉइंटर बनाएंगे सर। किसको पॉइंटर बनाएंगे ये? अरे नहीं को सर, उसमें ना हम इंटीजर पैरामीटर में पॉइंटर बनाएंगे जो उसे पॉइंट करेगा और अरे पूरी की खाली पूरी छोड़ जो है देंगे ना सर उसको। इसको खाली छोड़ देंगे। सर जब हम लो वैल्यू जी, पास करेंगे ना, देखो मैंने एक अरे बना ली ए नाम की जिसका साइज है 5। अब मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन हो, एक फन नाम का लेट से, उसमें मैं ये अरे पास करूं, तो बताओ जिस के पैरामीटर में मैं क्या लिखूं? चलो मैं इसको थोड़ा सा आपको कैपिटल ए कर लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस आसानी में। लो जी, मैंने कैपिटल ए कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस अरे को मैं फन फंक्शन में पास करूं, तो क्या इसके मुझे लिखनी पड़ेगी बताओ? सर इंटीजर आप एक इसके जो हमारे पास पैरामीटर्स बनाएंगे, डिक्लेरेशन करेंगे, तो हाँ आप इंटीजर टाइप के डिक्लेरेशन पे कैरेक्टर जाऊं मैं? देंगे, लेकिन लो उसकी जी, लेंथ नहीं देखेंगे। अच्छा ठीक है जी, लो जी मैं डिक्लेरेशन पे आ गया। हाँ, इसमें क्या डालूं बताओ? सर इंटीजर इंटीजर, कोई भी नाम रख दे, लो जी पी रख दिया। और सर आगे इसकी लेंथ जो है वो एम्प्टी छोड़ दे। ये जैसे हम array की लेंथ ऐसे बनाते हैं, ऐसे? ब्रैकेट्स लगा। जी सर। अच्छा, अब पास हो जाएगी। लेट्स से मैं इसको शो करवाना चाहता हूँ। लो जी मैं इंट आई बनाया, 0 से इनिशियलाइज किया। आई लेस देन कितना करूं मैं? बताओ जी, क्या कंडीशन आएगी यहाँ पे? तो मेरे ख्याल में इसको लूप यूज करके नहीं करना 5 आएगी चाहिए। अच्छा ठीक है, प्लस लो जी, और सी आउट में मैं करवा देता हूँ पी ऑफ आई। चलो जी चला के देखते हैं, मेरे हिसाब से तो चलनी चाहिए ये कोई। अच्छा ठीक है, वो एसटीडी का फॉल्ट है, मैं नेम स्पेस नहीं डाली, मैं डाल देता हूँ। देखो ये फॉल्ट होते हैं, वो कह रहा है कि एसटीडी मेरे पास काफी, सॉरी सी आउट काफी सारे हैं, आप कौन सा यूज करना चाह रहे हैं? अभी क्या फंक्शन को क्यों कॉल कर? सर अच्छा इसमें कॉल कोई मैंने पास तो कॉल की में नहीं। हाँ जी, सर अब कॉल चलो में डिक्लेरेशन पैरामीटर तो भी तो करवा दी, पास इसमें करें। क्या पास करना है ये तो बताओ अब। क्या कर, क्या क्या करूं वो बताओ? जिसने मुझसे वो फंक्शन बनवाया वो बताया है, क्या पास होगा जिसमें? सर इसमें ए पास होगा। बस जी सर। इस और साथ टाइप अरे का भी पास सर। ठीक है, इन्होंने ठीक बताया है, मतलब काफी हद तक, और चलनी भी चाहिए। साइज भी ठीक है जी, पास देखो 1 2 3 4 5 अरे मेरे पास शो भी हो गई है। अच्छा अब इसमें मसला क्या है देखो, अब इस चीज को ना टेक्निकली समझ लो थोड़ा सा। पहली बात तो ये, जब भी आप किसी फंक्शन में अरे को पास करोगे, खाली अरे पास नहीं करोगे, हमेशा उसकी लेंथ भी पास करोगे। आपने अगर आप चाहते हो कि कोई फंक्शन में अरे पास हो, वहां पे मैनिपुलेशन हो, तो खाली अरे पास नहीं करोगे आप कभी भी, हमेशा उसके साथ लेंथ भी करोगे। क्योंकि अभी तो मुझे तो पता था ना 5 है तो मैंने कर लिया, हो सकता है कोई रन टाइम पे मेरे पास बनी हो मुझे ना पता हो। तो पहले तो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आपने हमेशा उसके साथ लेंथ भी पास करनी है, यानी कि मैं यहाँ पे 5 पास करता, सॉरी यहाँ पे। तो एक तरीका ये था, चलो हमने नहीं किया, हमारा काम हो गया। दूसरा नाम ये देख लो कि जब भी आप अरे को पास करोगे ना, तो आपने सिर्फ और सिर्फ अरे का नाम पास करना है। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, मतलब मैंने जो है ना पूरी अपनी कह लो कि बीएस लाइफ में यूनिवर्सिटी से सिर्फ एक चीज सीखी थी, लिटरली मैं कह रहा हूँ में, और वो ये थी कि जो अरे का नाम है ना, उसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है। ठीक है, क्या होता है? जी, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है। हाँ, ये बात अपने जहन में बिठा लो। अगर आपको अरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मिल गया, यानी कि उसका नाम मिल गया, उसको ट्रैवर्स करना आपके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। और बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने बताया कि अरे का नाम उसके फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस होता है। एड्रेस कौन कंटेन करता है? पॉइंटर।
पॉइंटर, जब भी आप अरे पास करोगे उसको रिसीव करने के लिए आपको एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। जो इस भाई ने यहाँ पे बनवाया है इंट पी और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, ये अरे पॉइंटर को लिखने का एक तरीका है। इसी को अगर आप जो ओरिजिनल हमारे पास तरीका है इस तरह करके भी चलाओगे तो ये अरे चलेगी। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, देखो। ठीक है जी सर। जी सर। तो ये दो बातें याद ठीक है। रखनी है। एक तो ये कि अरे का जो नाम है वो उसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है, और दूसरा ये जब भी आप अरे किसी भी फंक्शन में पास करोगे तो सिर्फ और सिर्फ उसके फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस यानी कि उस अरे का नाम पास करोगे। और क्योंकि वो एड्रेस जा रहा है, अब दिखने में तो ये जा रहा है ना सिर्फ नाम जा रहा है, लेकिन नाम असल में उसके फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस होता है। तो उसको रिसीव करने के लिए लाजमी तौर पे आपको एक पॉइंटर तैयार रखना है जो कि उसको कैच करेगा और फिर उसको मैनिपुलेट करेगा। तो अगर आपने अरे पॉइंटर बनाना है उसके लिए वही तरीका है जो हमने पहले लिखा हुआ था, लेकिन मैंने आपको ये बताने के लिए किया कि एक्चुअली पॉइंटर होता है। आप उसको इस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड वही है कि आप वैसे ही लिखो, नाम डाल के आगे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर डालो ताकि देखने में आसानी रहे। ठीक है जी सर। ठीक। ये तरीकाकार है अरे को पास करने का। और इससे भी मुश्किल जो चीज इंटरव्यू में पूछी जाती है, पीपीएससी के लेक्चरशिप के इंटरव्यू में काफी दफा पूछी जा चुकी है कि आप अरे को किसी फंक्शन से रिटर्न कैसे कर सकते हो। हाँ जी, कौन बताएगा? एक अरे रिटर्न करवानी है किसी फंक्शन से, बाय डिफॉल्ट तो आप एक वैल्यू लिख सकते हो ना, रिटर्न 0, रिटर्न 10, रिटर्न 5। अब मैंने 10,000 एलिमेंट्स की अरे है वो रिटर्न करवानी है, कैसे करवाऊं? सर उसमें भी आपने जस्ट उसका नेम ही रिटर्न करना है, आगे पॉइंटर होगा वो उसको आगे हैंडल करेगा। किसको? सर जो नीचे हम फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू, वो सर हमारे पास एरे का नेम रिटर्न करेगा। अरे का नेम रिटर्न करेगा, याद रखना। और अरे का नेम आप किसमें स्टोर करवा के रिटर्न करोगे? पॉइंटर में। पॉइंटर में। कभी भी जब भी आपसे कहा जाए, और भी तरीके हैं, 2 और तरीके हैं अरे को रिटर्न करने के, लेकिन जो सबसे फेमस और सबसे कंफ्यूजिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी फंक्शन से अरे रिटर्न करवाओगे सिर्फ पॉइंटर रिटर्न करवाओगे, पॉइंटर टू दैट अरे, पॉइंटर टू दैट फर्स्ट एलिमेंट। अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट मिल गया फिर तो आपको मैनिपुलेट करना बिल्कुल आसान है। मैं इसकी लाइव एग्जांपल देता हूँ। देखो लाइन नंबर 8 पे मैं अभी बनाने लगा हूँ लेंथ के नाम का कोई वेरिएबल। लेट्स से कि इसमें मैंने 10 रखवा दिया इनिशियली। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊं जिसको सिर्फ मैं लेंथ दूं और वो मुझे डायनामिकली, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि सारी चीजें डायनामिकली हों। ये जो रिटर्निंग है ये भी डायनामिकली, और जो अरे बन रही है वो भी डायनामिकली, स्टैटिकली की बात नहीं हो रही है, सारी डायनामिकली की बात हो रही है। कि मैं रन टाइम पे यूजर से पूछूं कि वो कितने लेंथ की अरे बनाना चाहता है, और मैं डायरेक्ट ना बनाऊं, क्योंकि ये काफी दफा मुझे यूजर से पूछना पड़ रहा है, 100 दफा अपने प्रोग्राम में पूछना पड़ रहा है। तो बजाय इसके मैं 100 दफा कोड लिखूं, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ कि जब भी मुझे जरूरत पड़े मैं सिर्फ यूजर से पूछूं कि इस वक्त आप कितने एलिमेंट की अरे बनाना चाहते हो, मुझे एक नंबर दे और वो नंबर मैं उस फंक्शन में भेज दूं बस, और वो फंक्शन मुझे इतनी एलिमेंट की अरे बना के रिटर्न कर दे। तो ये मैं चाह रहा हूँ। तो मैंने एक लेंथ ले ली जिससे मैं यूजर से पूछूंगा कि वो कितने एलिमेंट की अरे बनाना चाहता है। तो लेट्स से यूजर ने मुझे कहा कि 10। अब मैं चाहता हूँ कि यार एक फंक्शन हो मेक अरे जैसे है, और उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ये लेंथ पास करूं और वो मुझे उतने ही एलिमेंट की अरे बना के रिटर्न कर। तो ठीक है जी, मेक अरे का फंक्शन हो गया। देखो ये उसकी मैंने प्रोटोटाइप लिख ली थी। अब मैं इसको जरा डिफाइन करता हूँ। ये एक नंबर आएगा n जितने टाइप की मैंने अरे बनानी है। तो मुझे पता है न्यू कीवर्ड है और इंटीजर टाइप की बनानी है, तो ये मेरे पास स्टेटमेंट है। पहले मैं एक एलिमेंट बनाता था, अब मैं पूरी अरे बना दूंगा, और कितने साइज की बनाऊंगा n। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। और मुझे ये भी पता है जब भी न्यू ऑपरेटर चलेगा एक एड्रेस रिटर्न करेगा, और एड्रेस को मैंने किस में सेव करवाना है? पॉइंटर में। पॉइंटर में। तो लो जी, मैंने इसको इस पॉइंटर में स्टोर करवा लिया, पी पॉइंटर में। इस स्टेटमेंट में कोई इशू है लाइन नंबर 5 में? कोई इशू है? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, और एक बात अब और याद रखनी है, जब भी हीप में अरे बनाओगे
अरे तो बेशक आपने 10,000 एलिमेंट्स की बनाई है, जो वो रिटर्न करेगा एड्रेस वो कौन सा करेगा? इनिशियल फर्स्ट एलिमेंट का, पहला करेगा। ठीक है। हाँ, तो अब पी में मेरे पास जो नई अरे बनी है उसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मौजूद है, तो मेरा काम आसान हो गया। मैंने इसको रिटर्न कर दिया पी के इस फंक्शन से जो भी कॉल करेगा उसको एक उतने ही एलिमेंट की अरे बना के दे दी जाएगी और उसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जो है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखो दो प्रॉब्लम्स है। एक तो ये कि मैंने इसकी रिटर्न टाइप वॉइड की हुई थी, अब मुझे पता चल गया कि ये चूंकि एक पॉइंटर रिटर्न कर रहा है इसलिए मुझे इसकी रिटर्न टाइप पॉइंट लगानी पड़ेगी, ठीक है। और मुझे यहां भी पता चल गया कि जो भी इस मेक अरे के फंक्शन को कॉल कर रहा है और ये मेक अरे का फंक्शन एक पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, तो एक पॉइंटर मुझे यहां भी चाहिए। तो यहां पे मैंने लेट से क्यू नाम का पॉइंटर बना लिया। लाइन नंबर 10 में और लाइन नंबर 4 में जो मैंने अमेंडमेंट की है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, अब मेरे पास क्यू आ गई। क्यू उस नई बनी हुई अरे के फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस है। बस जी मेरा काम आसान हो गया। इंट लूप लगा के मैं फार उसको मैनिपुलेट कर सकता हूं। अभी मैं सिर्फ उसको शो करवा रहा हूं। मैं सी आउट करने लगा हूं क्यू ऑफ और देखते हैं क्या। ठीक है जी, देखो उसने 10 लेंथ दी थी, इसने 10 लेंथ के अरे बना दी और बाय डिफॉल्ट उसमें 0 0 रखवा दिया, गार्बेज वैल्यू नहीं रखवाई और वही मुझे रिटर्न कर दी। अब इसमें आपको प्रॉब्लम है तो एक मिनट मैं इस पर थोड़ा सा उसको ठीक कर लूँ, फिर आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ये देखो, ठीक है, 10 अरे के 10 एलिमेंट की अरे भी बनाई मैंने डायनेमिकली और रिटर्न भी करवाए। रिटर्न कराने के बाद मैंने उसमें मैनिपुलेशन भी कर ली। तो याद रखना, जब भी कोई आपसे पूछे कि क्या आप किसी फंक्शन से अरे रिटर्न करवा सकते हो, बिल्कुल करवा सकते हैं जी। और क्या कैसे करवानी है, क्योंकि मुझे पता है कि अरे का अगर मुझे एक भी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मिल गया तो समझो पूरी की पूरी अरे मुझे मिल गई। तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न करवाऊंगा और उसके बाद में उससे जितना चाहे खेल सकता हूं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है जी सर, लाइन नंबर 5 पे जो आपने पॉइंटर के थ्रू ये सारा काम किया है, जी जी इसमें सर हम पॉइंटर के बगैर भी तो कर सकते थे। जी क्लासेस ऑब्जेक्ट जी, नबीला पूछ रहे थे कुछ। अच्छा जी, एज अ पैरामीटर हमने भेज भी ली और रिटर्न भी करवा ली। रिटर्न क्योंकि मैंने करके दिखाने थे इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था इसके लिए। तो अब आगे देख लेते हैं क्लासेस। क्लासेस हमने अभी पिछले 2-3 दिन पहले पढ़ी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल किसी को मसला होगा। क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसमें प्राइवेट डाटा मेंबर कौन से होते हैं और पब्लिक कौन से होते हैं। सबको ये चीजें क्लियर है या मैं दोहराऊं? एक प्रोग्राम करके दिखा दे। प्रोग्राम करके दिखा दूं? सर अभी तो ये किए थे। अभी तो कल तो अच्छा किए थे। जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो भाई। देखो जी, जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड से, बिल्कुल उसी तरह हम क्लास बनाते हैं क्लास कीवर्ड से। उसके बाद क्लास का नाम होता है, लेट से मैंने माई क्लास रख लिया। उसके बाद बिल्कुल स्ट्रक्ट की तरह उसकी बॉडी और आखिर में स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसके अंदर दो किस्म के डाटा मेंबर आप रख सकते हो, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट डाटा मेंबर वो होते हैं जो क्लास से बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ विद इन द क्लास कर सकते हैं, लेट से कोई एक इंट ए है। पब्लिक वो हैं जो आप क्लास के बाहर से भी एक्सेस कर सकते हो। लेट से मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाने लगा हूँ। जितने भी फंक्शन आप बनाते हो ना मैनिपुलेशन के लिए, वो बाय डिफॉल्ट तो नहीं, ज्यादातर पब्लिक होते हैं। लो जी, और इसी तरह एक और दूसरा फंक्शन था वाइड शो डाटा का, मैं करवा लेता हूँ। इसमें अब दोनों चीजें आपको मैं क्लियर कर दूंगा, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। डाटा इज और आखिर में ए। अब देखो
ये लाइन नंबर 12 से जो 11 से जो फंक्शन शुरू हो रहा है शो डाटा का, ये इसके डाटा मेंबर ए को एक्सेस कर रहा है और ए है प्राइवेट। तो मैंने कहा है कि प्राइवेट डाटा मेंबर क्लास के अंदर से तो एक्सेस हो सकते हैं। अब देखो ना, क्लास की बॉडी लाइन नंबर 14 पे खत्म हो रही है, इसके अंदर अंदर जो चाहे जहां चाहे मैं इसके प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता हूं, तो ये कॉल बिल्कुल ओके होगी। लेकिन क्लास से बाहर आके, लेट्स से इधर आके मैं लाइन नंबर 15 पे आके या मेन के अंदर आके जो क्लास से बाहर हो गए, अगर इस ए को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा ये नहीं होगा। हमें अब एक करके देख लेते हैं। देखो, तो बिल्कुल जिस तरह स्ट्रक्ट बनाते हैं इसी तरह क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, माई क्लास और obj1। देखो पहले मैं चलाने लगा हूँ obj1 डॉट ए और उसमें वैल्यू रखवाने लगा हूँ 10। तो देखता हूँ ए क्योंकि प्राइवेट है, देखता हूँ इसमें मुझे वो अलाउ करता है या नहीं। तो मैंने रन किया तो उसने मुझे कह दिया कि लाइन नंबर 18 पे आपका एरर है। और क्या एरर है देखो, उसने बता भी दिया है। वो कह रहा है कि जो ए है इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में ये प्राइवेट है, आप प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। मैंने कहा ओ ओके ठीक है। तो एक पब्लिक भी था उधर, वो था सेट डाटा। तो देखता हूँ मैं ऑब्जेक्ट ए के साथ सेट डाटा को कॉल करके इसके थ्रू में ए में 10 रखवाने की कोशिश करता हूँ, क्या ये रखा जाएगा। और अगर रखा जाता है तो मुझे फिर वो वैल्यू भी शो करवा दे, क्योंकि दूसरा फंक्शन भी प्राइवेट है, ओ पब्लिक है। शो डाटा मैं देखता हूँ अब ये मेरा काम होता है या नहीं। तो मैंने इसको रन किया, उसने देखो जी कहा कि डाटा इज 10, यानी कि जो C++ बनाने वाले ने मुझे बताया था कि प्राइवेट डाटा मेंबर को आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, क्लास के अंदर से कर सकते हैं, तो मैंने वैसे ही किया। और पब्लिक को आप क्लास से बाहर से भी कर सकते हैं, वो मैंने किया। तो देखो मेरे दोनों काम हो गए। तो यही चीजें यहाँ पे थी कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें ये जो क्लास की बॉडी है जो आप किसी भी टाइप को बनाने के लिए करते हो, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप यानी कि माई क्लास, वो क्लास है। और यहाँ पे मैंने लाइन नंबर 17 पे इसको ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, वेरिएबल बनाया है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप माई क्लास का एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम obj1 है, obj1 है। तो इस चीज को कहते हैं ऑब्जेक्ट बनाना। और तीसरे नंबर पे प्राइवेट भी मैंने बता दिया और पब्लिक भी बता दिया ये क्या होते हैं। अच्छा, इसके बाद कंस्ट्रक्टर थे, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था। कौन बताएगा मुझे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? अगर कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू पास डिफॉल्ट तो पैरामीटर पास ठीक है, कर देते हैं तो फिर वो पैरामीटराइज होते हैं। अच्छा इसमें एक जो चीज में याद रखने वाली है वो ये है कि अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप खुद से नहीं बनाते तो कौन बनाता है? कंपाइलर कंपाइलर कंपाइलर। और अगर आप अपनी क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर बना देते हो, चाहे वो पैरामीटराइज्ड है, चाहे कॉपी कंस्ट्रक्टर है, कोई सा भी कंस्ट्रक्टर है, तो फिर कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी आपको खुद को बनाना पड़ता है। सर ये दोबारा रिपीट कर दें। देखो, अगर तो आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे क्लास में, तो 3-4 चीजें हैं जो कंपाइलर खुद से बनाता है। उनमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है 0 आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर, वो कंपाइलर खुद से बना देता है। ठीक है जी, आप जितने भी ऑब्जेक्ट, जैसे अभी मैंने माई क्लास का obj1 बनाया था, ये देखो लाइन नंबर 17 पे, तो मैंने इसके लिए कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। और मैंने कहा था कि आपको 1000% अश्योरिटी से आपने एक चीज बोलनी है कि जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर चलेगा। कोई आप उसमें फंसाना चाहे ना, कम से कम इस बात में आपने नहीं फंसना। आप कहो जी चलता है, आगे बंद करके कहो चलता है, और ये बिल्कुल 100% बात ठीक है। तो कोई आपसे पूछ लेता है कि यार लाइन नंबर 17 चलिए, एक ऑब्जेक्ट भी बना है, कंस्ट्रक्टर किधर है? तो आप उसको बताओगे कि भाई देखो, अगर मैं कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता तो एक कंस्ट्रक्टर ऐसा होता है जो कंपाइलर खुद से बना देता है, और वो होता है 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। और वो अगर ऐसा ऑब्जेक्ट आप बनाओ जिसको इनिशियलाइज करते वक्त, बनाते वक्त कोई भी आर्गुमेंट ना दो, तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल जाता है और आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसको वैल्यू मिल जाती है। तो ठीक है, मैं इसको चेक करने के लिए करता हूँ। देखो मैं obj1 बना रहा हूँ और बनाते वक्त ही मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो वेरिएबल ए है ना उसमें 12 रखा जाए। तो मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ। अभी नीचे वाले दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो मैंने चलाने की कोशिश की, उसने मुझे कह दी कि भाई देखो लाइन नंबर 17 पे एरर है। और क्या एरर है? वो कह रहा है कि देखो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसको मैंने हाईलाइट किया, देखो वो कह रहा है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है 0 आर्गुमेंट और आप प्रोवाइड कर रहे हो 1। तो अगर आप इस तरह चाहते हो कि ये काम हो तो आप खुद से बनाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, मैं खुद से बना लेता हूँ। मुझे पता है जी कंस्ट्रक्टर का सेम नेम एज क्लास, और क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई बॉडी नहीं, तो मैंने ये खुद से बना दिया। लेकिन अभी मुझे चाहिए 0 आर्गुमेंट वाला। डिफॉल्ट वाला तो कंपाइलर ने बनाया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ जी, ठीक है एक आर्गुमेंट वाला बना लेता हूँ। और उसमें मैं क्या करता हूँ कि जो मैं ये पास कर रहा हूँ इसको सिंपल ए में कॉपी करवा दूँ। अब मैं इसको चला के देखता हूँ ये चलता है।
अब मैंने चलाया, देखो बगैर किसी एरर के चल गया ये, इसका मतलब है वो उसकी बात ठीक थी। लेकिन इससे पहले जो चीज चल रही थी कि मैं सिंपल माई ऑब्जेक्ट बना रहा था और वो चल भी रही थी, लाइन नंबर 17-20 को मैंने दोबारा से वैसे कर दिया है। इसको मैं अब चला के देखता हूँ। देखो मैंने चलाया, अभी इसने एरर दे दिया। हालांकि पहले जो चल रही थी मैंने तो उसमें कोई मतलब ही नहीं किया, अब इसने एरर दे दिया। वो कह रहा है कि भाई देखो आपने क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है, अब जो मैंने पहले वाला खुद से बनाया हुआ था मैंने वो खत्म कर दिया है, आप वो भी आप खुद बनाओ। मैंने कहा जी ठीक है मैं बना देता हूँ। तो ये जो मैं बनाने लगा हूँ लाइन नंबर 17 से स्टार्ट हुआ है, ये होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जीरो आर्गुमेंट नो बॉडी। तो अब मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी खुद से बना दिया। अब मैं रन करके देखता हूँ। अब मैंने रन किया, देखो अब वो चल गया। इसका मतलब है कि जो उसने मुझे बातें बताई हुई थी कि एक भी कंस्ट्रक्टर आप खुद से बना देते हो तो बाकी सारे खुद आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, तो वो बात बिल्कुल ठीक थी। तो यही बात मैं आपको बता रहा था कि ये इसमें ये जो लाइन नंबर 17 पे बना हुआ है ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जीरो आर्गुमेंट नो बॉडी। और जो लाइन नंबर 14 से लेके 16 तक बना हुआ है ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटर ले रहा है और ये एक पैरामीटर ले रहा है। इस पे कोई कैद नहीं है कितने पैरामीटर ले सकता है मेरा, क्योंकि अभी क्लास छोटी है, मुझे एक पैरामीटर ही चाहिए था तो मैंने एक ही पास किया है। ये जितने मर्जी पैरामीटर ले सकते हैं, रहेगा वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की ही कैटेगरी में। ठीक है सर ठीक है जी, क्लियर है आज के लेक्चर में किसी को इश्यू? नहीं बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया जी प्री सर रिक्विजिट, क्लियर। यानी कि जो डाटा स्ट्रक्चर हम शुरू करने लगे हैं उनके लिए ये चीजें जरूरी थी तो मैंने अलग से करवा दी। कल से हम इंशाल्लाह डाटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन, उसकी टाइप्स, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स और कुछ मजीद आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद परसों से इंशाल्लाह हम डायरेक्ट फॉर्मली जो है ना अपना पहला डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करें। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। कोई बात नहीं। चलें जी, ख्याल रखिएगा अपना सब लोग। इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।